चलो बच्चों, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। अभी ध्यान से सुनेंगे सारे के सारे मैम स्टूडेंट। रिकॉर्ड में क्या हमारी तरफ से रिकॉर्ड होता है या फिर बस क्लास का ही रिकॉर्ड होता है? नहीं, जितना क्लास में चल रही है ना एक्टिविटी सब रिकॉर्ड होता है। मैं जब लिख रही हूँ वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, जब मैं बोल रही हूँ वो रिकॉर्ड हो रहा है, जो लोग आप बोल रहे हो वो सब रिकॉर्ड होता है। ओके मैम। ठीक है, चलो। तो देखो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स में मैंने आप लोगों को बताया था दो टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं। एक तो हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और एक हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स है जो किसके अंदर होता है, हमारे जीन्स के अंदर, जीन में होता है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हमारे किसके अंदर होता है, क्रोमोसोम्स। मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है यहाँ पे, क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाता है। यस मैम। क्रोमोसोम। अब लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को सिर्फ एक कलर ब्लाइंडनेस वाला पढ़ाया था। अब इसकी एक ट्रिक बताई थी, किसको याद है ट्रिक क्या थी हमारी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स याद करने की? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स बताओ, कोई बताएगा ट्रिक? एनीवन? अल्का सिस था। अल्का सिक था फिनाइल पीने से। अल्का, अच्छा रेड कलर दिख रहा है आप लोगों को सही से? यस मैम। अल्का सिस सिक था, ठीक है। कैसे? फिनाइल पीने से। तो यहाँ पे हमने ये देखा था बच्चों कि जो ये अल्का है, अल्का क्या है हमारी यहाँ पे, एल्केप्टोन्यूरिया। वेरी गुड, एल्केप्टोन्यूरिया। और ये सारी की सारी डिसीज कौन सी डिसीज थी, कौन सी डिसीज? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज। ऑटोसोमल का मतलब क्या था? मैम सेक्स क्रोमोसोम के अलावा बाकी जो टू क्रोमोसोम्स जो बचे होते हैं उनमें। हाँ, मतलब जो हमारा यहाँ पे जीन है, जो जीन अफेक्ट हुआ है बेसिकली, वो जीन आपके ऑटोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है। अब ऑटोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है, ऑटोसोम्स फादर से डॉटर में भी जा सकता है, सन में भी जा सकता है। तो मतलब इसमें यहाँ पे हमें कोई पैटर्न नहीं देखने के लिए मिलता है। अगर हमारे फादर अफेक्टेड है तो फादर से सन भी अफेक्ट हो सकती है और डॉटर भी अफेक्ट हो सकती है। सेम केस में अगर हमारे पास यहाँ पे मदर अफेक्टेड है तो मदर से सन भी हो सकता है और डॉटर भी हो सकते हैं। लेकिन सेक्स लिंक के अंदर क्या होता है, उसमें केवल सेक्स क्रोमोसोम यानी कि एक्स क्रोमोसोम डिफेक्ट होता है। हाँ, लेकिन पैटर्न कैसे होता है? फादर से डॉटर में और मदर से सन में। यस, फादर से डॉटर में और मदर से सन में। इसको हम बोलते थे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। यस मैम। अब हो गया याद जो भूल गए थे? सिकल सेल एनीमिया, यस मैम। पीएचए थैलेसीमिया। थैलेसीमिया, फिनाइल से फिनाइल फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 डिसीज है जो होती हैं ऑटोसोमल रिसेसिव। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्रोमोसोम नंबर भी याद कराया था कि इन डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन है। तो पहला था हमारा 3+7, कितने हो गए 11। फिर से 11 को 11 पे ही रोक दें, देन उसको 1 स्टेप आगे बढ़ा दो। 3 7 11 11 12, 3 7 11 11 12। मतलब अगर हम एल्केप्टोन्यूरिया की बात करेंगे, जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम देखेंगे एल्केप्टोन्यूरिया डिसीज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है हमारा जीन, वो क्रोमोसोम नंबर 3 पे है। सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए क्रोमोसोम नंबर 7 पे। तो दो चीजें आप लोगों को याद रखेंगे, सारी की सारी डिसीज ऑटोसोमल रिसेसिव है। सेकेंड आपको याद रखना है इनका क्रोमोसोम नंबर, कि इनका जीन कौन से क्रोमोसोम्स के ऊपर रहता है। ठीक है, तो ये तो हमारी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज हुई। एक होती है हमारी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज हमारी दो होती हैं, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। यस। कलर ब्लाइंडनेस और आपका हीमोफीलिया। फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को एक केटीएम का केटीडी बनाने के लिए बोला था, वो किसमें था? वो थे हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स।
तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में हमने क्या बनाया था, KTT, K for Klinefelter Klinefelter सिंड्रोम। इसके अंदर क्या करते थे हम, +1, मतलब नॉर्मल कितना होता है 46, हो गए थे यहाँ पे 47। T for टर्नर सिंड्रोम टर्नर के अंदर क्या करते थे 45 माउस वाला डाउन सिंड्रोम सिंड्रोम के अंदर क्या हो जाता था, एक एडिशनल कॉपी हो जाती थी 21 क्रोमोसोम। ट्राइसोमी 21st क्रोमोसोम। तो देखो बेसिक चीजें हमें सारी याद हो गई। अब हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, इन डिसीज के बारे में पढ़ना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कलर ब्लाइंडनेस से। कलर ब्लाइंडनेस मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ा देता। क्या पढ़ाया था कलर ब्लाइंडनेस के बारे में? आपने ये बताया था कि इसमें जो रेड है वो ग्रीन की तरह दिखता है, और इसमें जो फीमेल होती है वो कैरियर भी होती है, उसको कैरियर होती है। क्यों होती है फीमेल यहाँ पे कैरियर? क्योंकि उसका देखो अभी सुनो ध्यान से, कलर ब्लाइंडनेस सबसे पहले एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज है, ठीक है। रिसेसिव है तो इसका मतलब यहाँ पे हमें पेडिग्री एनालिसिस में जो हम ट्री बनाएंगे इसका, तो ट्री बनाते टाइम हमें यहाँ पे स्किपिंग देखने के लिए मिलेंगे बिकॉज रिसेसिव है। अब इसमें सपोज करो हमारा एक मेल है और एक फीमेल है, तो मेल है हमारा यहाँ पे अफेक्टेड। क्यों अफेक्टेड है? क्योंकि मेल के पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन है, कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है वो हमारे एक्स के ऊपर प्रेजेंट है। सेम हमारे यहाँ पे फीमेल के पास भी एक जीन है जो अफेक्टेड है, लेकिन फीमेल यहाँ पे कैसे बिहेव करेगी? कैरियर जैसे, बिकॉज इसके पास दूसरा जीन है जो उसकी हेल्प करेगा एक्स क्रोमोसोम्स के सारे काम करने में, कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन, बिकॉज दोनों के ऊपर प्रेजेंट होगा। यहाँ पे भी हो, सिर्फ यहाँ वाला जो जीन है उसके अंदर म्यूटेशन हुआ है। कलर ब्लाइंडनेस टारगेट किसको करता है? कौन सेल्स? ठीक है। और यहाँ पे जब हमने आपका क्रॉस बनाया था, बनाना जरा इसका क्रॉस, सब अपनी अपनी नोटबुक्स में बनाओ। मैम एक मेल हमारा वो होगा जो मतलब इससे वो क्या कर रहा हूँ, अफेक्टेड होगा एक अफेक्टेड और एक मेल नॉर्मल हेल्दी मेल है। एक तो यहाँ पे फीमेल अफेक्टेड, कलर ब्लाइंड, फीमेल अफेक्टेड, एक फीमेल कैरियर है, मेल अफेक्टेड और नॉर्मल। यहाँ पे है हमारी फीमेल कैरियर नॉर्मल मेल है हमारा यहाँ पे। ये क्लियर है हमारा? यहाँ पे क्या होता था, रेड और ग्रीन के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता था हमारा अफेक्टेड इंडिविजुअल। इसी को हम क्या बोलते थे, ट्राइकोमेशिया। और ये डिसीज रेयर किसके अंदर है, मेल में या फीमेल में? फीमेल किसके अंदर रेयर है? 0.4% में। यस, फीमेल्स के अंदर रेयर क्यों है ये? फीमेल्स के पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। या राइट। चलो अच्छा, किसी को डिस्टरबेंस तो नहीं हो रहा ना? बहुत सारे बच्चे से बोल रहे हैं। नो मैम। कलर ब्लाइंडनेस हो गया। अब सेकेंड हमारी डिसीज कौन सी है बच्चों? हीमोफीलिया। जितना आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है और जितना आप लोगों के लिए नीट के लिए सफिशिएंट है, उतना ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पेडिग्री एनालिसिस से और यहाँ से। अब देखो, हीमोफीलिया एक कैसी डिसीज है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव। क्वालिटेटिव डिसीज है। अब देखो एक्स लिंक है, एक्स लिंक में भी क्वालिटेटिव हम इसको बोलते हैं, लिख लो इसको भी, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अब इसको ब्लड डिसऑर्डर भी बोलते हैं। यस मैम। क्योंकि होता क्या है इसके अंदर, ब्लड डिसऑर्डर। सपोज करो कोई इंजर्ड इंसान है जिसको हीमोफीलिया है, तो हीमोफीलिया के अंदर क्या हो सकता है, हीमोफीलिया अफेक्टेड इंडिविजुअल के अंदर अगर बॉडी के अंदर कोई छोटा सा भी कट लगा, तो छोटा सा भी कट उसको क्या कर सकता है,
सकता है, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं होगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। क्लॉट नहीं होगा तो उसकी बॉडी का सारा ब्लड क्लोज हो जाएगा नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, क्लॉटिंग नॉट अकर। अब जो हमारा ये ब्लड क्लोटिंग वाला जो जीन होता है ना, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, देखो हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है, हमारा जो ब्लड क्लोटिंग वाला जीन है वो दो जगह पे प्रेजेंट होता है। एक तो होता है आपका फैक्टर 8 और एक होता है आपका फैक्टर 9। तो हीमोफीलिया दो टाइप की होती है इसी के बेसिस पे, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी। ए हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है, जो हमारा ये फैक्टर 8 है ना, ये फैक्टर 8 अफेक्ट हो जाता है। और हीमोफीलिया बी के अंदर क्या हो जाता है, फैक्टर 9 अफेक्ट हो जाता है। 9 अफेक्ट। सिर्फ ये चीज आपको याद रखनी है। एंड यहाँ पे भी हमें कैसा पैटर्न देखने के लिए मिलेगा, एक्स लिंक्ड है तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस मम्मी फैक्टर 8 और फैक्टर 9 मतलब फैक्टर 8 और फैक्टर 9 ये हमारे बॉडी के अंदर ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, जो ब्लड क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हीमोफीलिया ए के अंदर क्या होता है, जो फैक्टर 8 होता है वो आपका क्लोटिंग नहीं कर पाता है, वो अफेक्टेड जीन होता है। और जो आपका फैक्टर 9 होता है वो उसको बोलता है हीमोफीलिया बी। अगर किसी के बॉडी के अंदर फैक्टर 9 वर्किंग नहीं है, वो ब्लड क्लोटिंग नहीं करा पा रहा है, मैम इनको क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं। हाँ इनको क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं। मैम ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है ना कि जिसकी वजह से क्लोटिंग जो है नहीं रुक पाती है। क्लोटिंग नहीं हो पाती है, ब्लड नहीं रुक पाता है क्लोटिंग, क्योंकि वहां पर ब्लड क्लोट नहीं हो रहा है इसलिए। अब यहाँ पे देखो एक्स लिंक्ड है, तो मतलब इसका जो जीन है वो किसके ऊपर प्रेजेंट है, एक्स के ऊपर। अगर हम किसी एक अफेक्टेड, अब ये क्रॉस आप लोग करा के देखो, एक सेकेंड, ये क्रॉस में लिख देती हूँ मैं इसका क्रॉस इनहेरिटेंस एक्सएच एक्स के साथ, इन दोनों के बीच में क्रॉस करा के देखो और जल्दी से चेक करके मेरे को बताओ कितने अफेक्टेड इंडिविजुअल्स बनता है मेल और फीमेल में। किन दोनों के बीच में करवाना है? हाँ जी, ये रहा XHY और XH, मतलब एक तो हमें कराना है अफेक्टेड, मैम स्क्रीन पे नहीं आ रहा। मैं बोल रही ना, देखो अफेक्टेड मेल और फीमेल इनके बीच में, या फिर हीमोफिलिक मेल और एक कैरियर फीमेल, उनके बीच में कराओ जल्दी से। मैम हो गया। बताओ क्या रेशो आया, एक तो आपका हीमोफिलिक फीमेल बनी होगी और एक कैरियर फीमेल बना होगा। मैम रेशो तो 1:1 ही आएगा। हाँ 1:1 ही आएगा। लेकिन पैटर्न कैसे रहेगा, जैसे लास्ट में मैंने, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे कितने अफेक्टेड मेल बने हैं, एक अफेक्ट मैम एक अफेक्टेड मेल प्रोबेबिलिटी एक अफेक्टेड मेल, एक अफेक्टेड फीमेल, 25%, एक करियर फीमेल एंड एक नॉर्मल मेल। मैम 50% होगी ना, टोटल मेल 50% मैम। अफेक्टेड मेल होने की 50% होगी। Yes, राइट, मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। पहले कलर ब्लाइंडनेस के अंदर क्या होता था, एक्स लिंक्ड था, वो भी वहाँ पे जो कलर रेड और ग्रीन के बीच में डिस्टिंग्विश करने वाला जीन है वो वहाँ पे अफेक्ट हो जाता है। हीमोफीलिया के अंदर जो ब्लड क्लोटिंग के फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है वो आपके म्यूटेटेड हो जाता है। हीमोफीलिया ए के अंदर फैक्टर 8, हीमोफीलिया बी के अंदर फैक्टर 9, दोनों के दोनों हमारे कैसे पैटर्न है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस वाले पैटर्न है। यहाँ पे इंडिविजुअल्स की अफेक्टेड मेल की प्रोबेबिलिटी होगी 50%, परसेंटेज 50% होगी, और अफेक्टेड फीमेल्स की भी 50% होगी। राइट, यस मैम। यस मैम। मैम कोई ऐसा इंडिविजुअल जिसको नहीं समझ में आया? जो क्रिस क्रॉस मतलब, क्रिस क्रॉस का मतलब ये होता है अगर फादर से कोई भी जीन, अफेक्टेड जीन अगर डॉटर के अंदर जा रहा है और मदर से सन के अंदर जा रहा है, फादर से डॉटर, मदर से सन, उसको बोलता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमें एक्स लिंक्ड ऑटोसोमल हो या सॉरी एक्स लिंक्ड रिसेसिव और डोमिनेंट, उसी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। एक्स लिंक्ड में क्रिस क्रॉस हमेशा फादर से डॉटर, मदर से सन। और ऑटोसोमल में क्या होगा, ऑटोसोमल में फादर से सन डॉटर कोई भी हो सकता है, सेम मदर से भी फादर, मदर से भी सन और डॉटर कोई भी हो सकता है। ओके मैम। अपोजिट जेंडर वो ट्रांसफर होगा, मतलब मेल से फीमेल में या फादर से डॉटर बोल दो, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। मैम 50% अफेक्टेड वाला दोबारा बता दीजिए। देखो 50% यहाँ पे ये वाला देखो, यहाँ पे हमारे पास
एक फीमेल ये है, एक फीमेल, मतलब टोटल 2 फीमेल्स हैं और 2 मेल हैं। अगर मैंने आपसे बोला यहाँ पे कितने अफेक्टेड मेल बनने की प्रोबेबिलिटी है, फिर परसेंटेज कितनी होगी मेल बनने की, मेल तो हमारे पास टोटल कितना है, 2 है, इससे सिर्फ इसलिए 1/2 हो गया ना, टोटल 2 है, 2 में से एक अफेक्ट हो रहा, 1/2 इंटू कभी शायद आपने बोला था अगर पूरी पॉपुलेशन में पूछे तो 25% होगा। हाँ, अगर पूरी पॉपुलेशन मतलब ये पूछे कि कितने अफेक्टेड मेल बनेंगे पूरी प्रोजेनी से, मतलब आपने ही बोला कि मेल और फीमेल, एक अफेक्टेड मेल और एक कैरियर फीमेल के बीच में क्रॉस कराया, तो हमारे पास कितना परसेंट मिलेगा कि वहां पे मेल अफेक्ट हो सकते हैं, तो वहां पे हमारे पास एक मेल अफेक्टेड होगा, सिर्फ एक मेल अफेक्ट होगा 25%। ठीक है मैम। चलो, हीमोफीलिया का आ गया बच्चों यहाँ पे हमारा, और कलर ब्लाइंडनेस 2 हम समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा सिकल सेल एनीमिया। किसी को हाँ जी हम यहाँ पे क्रिस क्रॉस ऐसे भी कह सकते हैं ना, जैसे कि ऐसे फर्स्ट जनरेशन में हमें हेमोफिलिक दिखा, फिर उसके बाद तीसरी जनरेशन में दिख रहा है, तो अल्टरनेट हो रहा है इस तरह से। उसको रिसेसिव बोलेंगे, रिसेसिव होगा, वो रिसेसिव होगा जी, बिकॉज अगर देखो ना डोमिनेंट है, और डोमिनेंट वाले में क्या होता है सारी जनरेशन से अफेक्टेड होंगी, वहां पे भी अगर आपका फादर से डॉटर है और मदर से सन है, तो उसको भी हम क्रिस क्रॉस बोल सकते हैं। ओके मैम। राइट। हीमोफीलिया क्या बोल रहे हो, किसमें होगा, मेल एंड फीमेल? बेटा हीमोफीलिया मोस्टली मतलब मोस्ट कॉमन तो मेल के अंदर होगा और रेयर होगा फीमेल में। रेयर फीमेल में क्यों होगा, ध्यान से देखना, कोई भी डिसीज है मैम सिकल सेल एनीमिया आएगा, इनहेरिटेंस नहीं। या सॉरी, तो मैं क्या बता रही थी बच्चे, देखो हीमोफीलिया वाला क्वेश्चन आप पूछ रहे हो ना, हीमोफीलिया के अंदर क्या है, फीमेल रेयर होंगी। फीमेल रेयर क्यों होंगी, क्योंकि जो हमारा जीन है ना, वो जीन किसके ऊपर प्रेजेंट है, एक्स के ऊपर। और फीमेल्स के पास तो 2 एक्स क्रोमोसोम होता है ना, और ये बहुत ही ज्यादा रेयर होता है कि दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम के अंदर हमारा म्यूटेशन हो जाए, दोनों के दोनों जीन्स ही हमारे अफेक्टेड हो जाए, ऐसा तो बहुत ज्यादा रेयर होता है। इसलिए अगर एक अफेक्ट हो गया तो उसके पास दूसरा एक्स क्रोमोसोम का जीन है कलर लाइननेस वाला, मतलब जो उसको कलर आइडेंटिफाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाएगा। मैम अगर डोमिनेंट है तो फादर से डॉटर को होगा, हाँ, तो सभी डॉटर को हो जरूर नहीं, सभी डॉटर को वो जरूरी नहीं है, किसी ना किसी एक डॉटर को होना चाहिए। अगर किसी भी डॉटर को नहीं है तो वो डोमिनेंट नहीं है, वो रिसेसिव है। देखो फिर से समझो, जो हमारा हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया क्या एक डिसीज है, वो डिसीज कैसे होती है, हमारी जो एक्स क्रोमोसोम है, अब एक्स क्रोमोसोम आपको पता है मेल के अंदर कितने एक्स क्रोमोसोम होता है और फीमेल के अंदर कितने एक्स क्रोमोसोम होता है, मेल के अंदर मेल में फीमेल के अंदर 2 फीमेल में है ना, 2। और फीमेल्स के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं। तो हीमोफीलिया के अंदर जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट जीन है, वो जीन आपका अफेक्ट हो जाता है, जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाता है। अब अगर जीन के अंदर म्यूटेशन हुआ हमारे एक्स क्रोमोसोम, तो आप खुद देखो ना, मेल के पास तो सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है, अगर वही मेरा एक्स क्रोमोसोम का जीन म्यूटेटेड हो गया तो इसके अल्टरनेट मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है ना, कोई और अल्टरनेट वाला जीन नहीं है मेरे पास कि वाई के ऊपर कोई ऐसी सेम जीन है। हीमोफीलिया का जो जीन है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। लेकिन आप फीमेल में देखो, फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है, अब 2 में से कोई एक अफेक्ट होगा, लेकिन दूसरे वाला तो नॉर्मल है या नहीं है मेरे पास। सपोज मेरे पास 2 मोबाइल फोन है ना, और मेरे साथ में कोई एक फ्रेंड है, उसके पास एक ही मोबाइल फोन है, अब उसके पास तो एक है, अब हम दोनों का सेम टाइम पे मोबाइल खराब हो गए, उसका भी खराब हो गया, मेरा भी खराब हो गया, तो अब उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है ना कि वो दूसरा मोबाइल फोन यूज कर सकते हैं, बट मेरे पास ऑप्शन है दूसरा मोबाइल फोन, है या नहीं। अब ये तो बहुत रेयर होगा ना कि मेरे दोनों ही एक साथ खराब हो जाएंगे, ये हो सकता है हम दोनों फ्रेंड्स के साथ सेम टाइम पे खराब हो, बट मेरे दोनों खराब, इट्स नॉट पॉसिबल ना, रेयरली होगा वो तो बहुत। यस मैम। बताओ यस मैम। समझ में आया बेटा, क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस का मतलब ऐसे चल रहा है अगर इनहेरिटेंस इस टाइप से, तो फादर से डॉटर में, फिर डॉटर जो होगी, डॉटर के जो ऑफस्प्रिंग होंगे उसके सन में, इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस। फादर से गया उसकी डॉटर में, ठीक है, फिर डॉटर की जब किसी से शादी होगी, इसका जो सन आएगा वो अफेक्टेड होगा, फिर इस सन की जब किसी के साथ शादी होगी, इसका फिर डॉटर के अंदर जाएगा, मेल फीमेल, मेल फीमेल, बन रहा है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। यस मैम।
बताओ आया अब क्रिस क्रॉस का मतलब क्या है। अब इस डॉटर की किसी और के साथ शादी होगी, जो इसका बेटा होगा, सन होगा, उसको होगा वो पैटर्न। चलो प्रीवियस स्लाइड, एक सेकेंड, ये देखो समझाने मैंने मैं स्लाइड्स को बहुत ही ज्यादा ना मैसी बना देती हूँ, आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता होगा फिर इसको पढ़ पाना। हमारे से भी यही होता है। लिखो फटाफट से प्रीवियस स्लाइड का, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाफ आवर हमने देखो एक ही पैटर्न समझने में निकाल दिया है। जो फर्स्ट मैम स्लाइड लिख लिया। लिखिए। मैम जो फर्स्ट स्लाइड हाँ जी बोलो। मैम जो फर्स्ट स्लाइड फर्स्ट स्लाइड ये देखो, भाई स्क्रीनशॉट ले लो। जो इससे पहले वाली। इससे पहले तो कुछ भी नहीं था। अच्छा ये वाला, ये मैंने सिर्फ आप लोगों को कुछ ट्रिक्स बताई है जिससे याद रहता है, याद रह पाता कौन सा कौन। तो जब बहुत सारे पढ़ लेते हैं ना, सारे के सारे पढ़ने के बाद पैटर्न हम लिखते हैं किसके अंदर ये था ये वाला है, तो याद नहीं रहता, कंफ्यूजन होता है। आप लोगों को ना क्लास फिनिश होने के बाद मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप्स में। चलो ओके मैम। अब हो गया। अब सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया कैसी डिसीज है? सबसे पहला क्वेश्चन, ऑटोसोमल रिसेसिव। अब ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, रिसेसिव का मतलब जनरेशन स्किप होगी, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट जनरेशन में सेकंड में भी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऑटोसोमल है, फादर से डॉटर में भी जा सकता है, सन में भी जा सकता है। इन चीजों को याद रखो, जितनी बार कोई भी डिसीज पढ़ रहे हो इन सब चीजों को रिवाइज करो, तो कभी भी पेडिग्री एनालिसिस में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसका जीन बताओ कौन से क्रोमोसोम के ऊपर है? 6। ट्रिक लिखो, ट्रिक। अलका सिस, CYS सिस, 6 7 3 11 सॉरी। तो जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 11 हो गया हमारा यहाँ तक। अब इसके बाद जो जीन है, इस जीन का काम क्या होता है? ये जीन हमारी बॉडी के अंदर बनाता है बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब आपको ने हीमोग्लोबिन की अगर स्ट्रक्चर पढ़ी होगी तो हीमोग्लोबिन के अंदर 2 अल्फा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं। यही मिलके हमारी हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर बनाता है। अब जो ये बीटा ग्लोबिन चेन है, इसके अंदर क्या होता है? अगर मैं इसको नॉर्मली बताऊं आपको, मतलब जो नॉर्मल इंसान के अंदर होती है, तो नॉर्मल में आपका ये पैटर्न रहता है, CTC G और इसके सामने होगा A, फिर यहाँ पे G। ये पैटर्न लिख रहे, छोटा सा पैटर्न मैंने। अब इस पैटर्न में क्या हुआ है, ये वाली पोजीशन पे यहाँ पे देखना, ये है हमारा अफेक्टेड इंडिविजुअल या फिर म्यूटेटेड बीटा ग्लोबिन चेन, बीटा ग्लोबिन। अब इसके अंदर क्या है? C, T की जगह पे क्या हो गया है? A हो गया है, CAC। अब इसके अपोजिट में क्या होगा? C की जगह पे GTG। की जगह T, और यहाँ पे जी यही होगा। अब हमने देखो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा था कि ये तो मेरा DNA, ठीक है। अब DNA से हमारे में बनाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलता है? ट्रांसक्रिप्शन। इसका ट्रांसक्रिप्शन कराना जरा एक बार, इसी का कराऊंगा ना ट्रांसक्रिप्शन, 5 प्राइम से 3 प्राइम कराना ट्रांसक्रिप्शन। C की जगह पे G, T के साथ A, C के साथ G, ये आ जाएगा मेरा, ठीक है। यहाँ पे mRNA बनाना, यहाँ पे mRNA क्या बनेगा? ऊपर C की जगह पे G, A के अपोजिट में U, वेरी गुड। C की जगह G। अब मेरा mRNA देखो दोनों में चेंज हो गया है। अब mRNA आगे जाके क्या करता था? न्यूक्लियस से बाहर निकलता था, क्या कराता था पहले अपने अंदर? कैपिंग, टेलिंग, सबसे पहले स्प्लाइसिंग कराता था। स्प्लाइसिंग कराना, इसके अंदर से जो इंट्रॉन पार्ट से उनको रिमूव कराता था, ठीक है। फिर अपना कैपिंग कराता था, फिर टेलिंग कराता था। अब उसके बाद वो आता था हमारा कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में राइबोसोम की स्मॉल यूनिट ऐड होती थी, फिर लार्ज यूनिट ऐड होती थी, एंड फिर उसको क्या कराता था? ट्रांसलेशन कराता था। अब जैसा यहाँ पे GAG है, हमारा tRNA आता था। tRNA क्या लेके आता था अपने साथ? प्रोटीन, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड लेके आता ना। और tRNA का एक लूप था नीचे। mRNA बताना एक बार, क्या बताना? mRNA कैसे बनाए? mRNA कैसे बना? यस मैम। देखो
आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं सुना ना, मैंने डीएनए से आरएनए वाला मॉलिक्यूलर बेसिस वाले चैप्टर नहीं पढ़ा आप लोगों ने इसमें। तो क्या है ना यहाँ पे डीएनए हमारा डबल स्टैंडर्ड होता है। अब डबल स्टैंडर्ड डीएनए से मुझे एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनाना है। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, इतना तो पता है आप लोगों को। अब यहाँ पे क्या करता है, हम डीएनए में से सिर्फ एक स्ट्रैंड को लेते हैं और एक स्ट्रैंड को ही ट्रांसक्राइब कराते हैं। अब हमें पता है आरएनए और डीएनए में सिर्फ क्या डिफरेंस है, 2 डिफरेंस है। डीएनए के अंदर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और डीएनए के अंदर थाइमिन होता है, आरएनए के अंदर मतलब डीएनए में जहाँ पे थाइमिन है हमारे आरएनए में वहां पे क्या आएगा, आ जाएगा। अब यहाँ पे हम डीएनए को ट्रांसक्राइब करा रहे हैं तो मतलब सी के साथ क्या आएगा मेरा, जी आएगा। जी के अपोजिट में क्या आएगा, ए के अपोजिट में जी। अब यहाँ पे सी के अपोजिट में मेरा जी और ए के अपोजिट में क्या आता है हमेशा, यू। मतलब आना तो चाहिए टी, बट हम किस में जा रहे हैं, आरएनए में जा रहे हैं, तो टी की जगह पे क्या आ जाएगा मेरा, यू आ जाएगा। फिर सी के साथ यू, जी। तो अब देखो एमआरएनए दोनों अलग अलग हो गए। अब एमआरएनए क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। जिस टाइप का ये कोड है इसी टाइप का हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन कैसे बनता है, जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में ज्वाइन होते हैं। ये जो 3 आपस में नाइट्रोजिनस बेसिस है, 3 नाइट्रोजिनस बेसिस मिलके एक अमाइनो एसिड को बताते हैं। मतलब हमारा ना कैसे समझो अभी कि आपका जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे टीआरएनए प्रेजेंट है ऑलरेडी। उन टीआरएनए के पास एक एक अमाइनो एसिड्स है। अब जो ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को पहचानेगा टीआरएनए। इस सीक्वेंस के जैसा ही, मतलब ये सीक्वेंस जिस अमाइनो एसिड के लिए बना है उस अमाइनो एसिड को लेके आएगा, एड ऑन करा देगा। जी के लिए तो अमाइनो एसिड कौन सा है हमारा, ग्लूटामिक एसिड। लेकिन जी के लिए क्या है, वैलिन। अब देखो ना क्या हुआ, नॉर्मल हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन में मेरे 6th पोजीशन पे, बीटा ग्लोबिन चेन की 6th पोजीशन पे प्रेजेंट होता है ग्लूटामिक एसिड। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, उसके अंदर म्यूटेशन हुआ, टी की जगह पे ए हो गया, उसकी वजह से वहां पे अब अमाइनो एसिड कौन सा आ रहा है, वैलिन। की वजह से मेरी पूरी की पूरी प्रोटीन चेन चेंज हो गई सिर्फ एक अमाइनो एसिड के चेंज होने से। इसी को बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। अब यही पूरी की पूरी प्रोटीन चेंज मेरी चेन हुई, मतलब हीमोग्लोबिन की जो चेन है, हीमोग्लोबिन की चेन पूरी की पूरी। और हीमोग्लोबिन ही क्या बनाता है हमारा, अगर हीमोग्लोबिन चेंज हुआ तो किसको अफेक्ट करेगा डायरेक्टली, आरबीसी की नॉर्मल शेप क्या होती है, बाइकॉनकेव। अब बाइकॉनकेव शेप उसकी होती है। अब जैसे ही उसके अंदर क्या होगा, एक सेकेंड, म्यूटेशन। जैसे ही उसके अंदर म्यूटेशन हुआ, उसकी शेप बाइकॉनकेव से कैसी हो गई, सिकल शेप। सिकल शेप, सिकल शेप। बाइकॉनकेव तो इस टाइप से हो गया और सिकल वाला इस टाइप से, बीच में से थोड़ा सा और गाइड होता है कुछ इस टाइप से। अब सपोज करो मेरी आर्टरीज है, इन आर्टरीज के अंदर से ये तो बहुत इजीली पास ऑन होना था आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन। अब आपको अगर चैप्टर पढ़ा होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला, वहां पे आपने पढ़ा होगा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो पा रही है, हमारे हर एक सेल को ऑक्सीजन मिल रही है, वो किसकी वजह से मिल रही है, सिर्फ आरबीसी की वजह से। अगर आरबीसी ही हमारा नहीं ट्रांसपोर्ट हो पाया सही से, क्या हमारी सेल्स को ऑक्सीजन मिल पाएगी, नो मैम। और ऑक्सीजन किस लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स है वो सेल्स क्या कर रही है, फूड का ऑक्सीडेशन कर रही है। बिकॉज जो हमने फूड खा लिया है वो फूड सिर्फ डाइजेस्ट हुआ है, उससे एनर्जी नहीं मिलेगी हमें। अभी एनर्जी कब मिलती है, जब वो फूड सेल्स तक चला जाता है, फिर सेल में जाने के बाद फूड अपना ऑक्सीडेशन करता है, तब हमें एनर्जी मिलती है नहीं? तो हमारे फूड के लिए हमें जरूरी है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमें एनर्जी भी नहीं मिलेगी। आपने देखा होगा जब हमें मतलब हम किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमें बहुत सफोकेशन फील होती है। तो सफोकेशन की वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी पार्ट्स भी इतने ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाते, हम एक्टिवली वर्क नहीं कर पाते ना एक्टिवली। वो किस वजह से, बिकॉज हमारी जो सेल्स हैं वो प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी नहीं बना पा रही है, हमें प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी नहीं मिल पा रही है।
यही होता है ना। अच्छा आप लोगों ने सुना होगा कि अभी तो देखो आपका नॉर्मल रूटीन चल रहा है, लेकिन नॉर्मल आप लोग क्या करो ना, किसी एक दिन ना रनिंग कर लो कम से कम 5 या 6 किलोमीटर, तो आपको पेन होने लग जाएगा मसल्स में। होता है? यस मैम, मसल्स स्पैम हो जाते हैं। यस मैम मैम। डेली करेंगे तो नहीं होगा वो क्यों होता है? मैम, प्रैक्टिस हो जाती है और लैक्टिक एसिड। लैक्टिक Yes, एसिड ma'am. बन जाता है, क्योंकि आप जब रनिंग करते हो तो रनिंग ऑक्सीजन की कमी होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है, बिकॉज प्रॉपर अमाउंट में आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती। और जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, बिकॉज आप लगातार दौड़े जा रहे हैं, एनर्जी चाहिए आपको, आपकी सेल्स कुछ ना कुछ करके एनर्जी बनाएंगे, तो सेल्स क्या करने लग जाती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपका जो फूड है, जो ग्लूकोज, वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं दिखा पाता, उसको हो जाता है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। और हमेशा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में आपके अगर मसल्स के अंदर हो रहा है तो वहां पे आपका लैक्टिक एसिड बन जाता है, एंड लैक्टिक एसिड जहां पे भी एक्यूमुलेट होता है वहां पे क्रैम्प्स कराता है। यस मैम। चलो, बट मैम मेरा डाउट, समीर आपका क्या डाउट है? बेटा डाउट बताओ अपना। इस चैरिटी, सो इसके बारे में बेटा मेरे को नहीं पता है, इस चैरिटी टेस्ट। मैम स्कायरा कार्ड बोल रहा है ये टेस्ट होता है, नाम सुना है मैंने, बट एग्जैक्टली नहीं पता मेरे को होता क्या है। बेटा जीयूजी क्या है? जीयूजी एक पैटर्न है, अभी बताया ना हमने, एमआरएनए बनाया। आप ये वाला जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट जब आप, अगर आपने मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं पढ़ा तो नहीं समझ में आया। ये सिर्फ मैंने एक्स्ट्रा इसलिए बताया बिकॉज आई एम सपोजिंग कि आप लोग मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ चुके हो। अगर नहीं आपको पता है जीयूजी, तो फिर आपको पूरा डीएनए की स्ट्रक्चर पहले पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज जी भी नहीं, जी का मतलब क्या होता है? गुआनिन, यू फॉर यूरासिल, ग्वानिन। गुआनिन। तो ये पैटर्न है, हमारे डीएनए के अंदर 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। साइटोसिन। इन चारों के बीच में बेस पेयरिंग होती है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। वो सब हम पढ़ेंगे, अभी उस पे चले जाएंगे तो हमारा आज का टॉपिक रह जाएगा। चलो बच्चों, सिकल सेल एनीमिया हुआ हमारा। अब सिकल सेल एनीमिया में सबसे पहली चीज आप मेरे को ये बताओ कि हमें किसके अंदर देखने के लिए मिलेगा? ऑटोसोमल है, कोई भी अफेक्टेड हो सकता है ना। यहाँ पे सेक्स लिंक का कुछ नहीं है। सपोज करो हमने यहाँ पे फादर ले लिया हमारे, और ये लिया हमने मदर। नॉर्मल हीमोग्लोबिन को हम लिखते हैं HbA से, और HbS यहाँ पे भी हमने ले लिया HbA, HbS। मतलब यहाँ पे क्या है कि जो हमारे फादर है ना बच्चों, तो फादर के पास एक हीमोग्लोबिन की चेन तो क्या है? नॉर्मल है। सिर्फ एक हीमोग्लोबिन की चेन हुई है अफेक्टेड, बिकॉज आपको पता है हीमोग्लोबिन के अंदर 4 चेन होते हैं, 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन। उन दोनों बीटा चेन में से एक बीटा चेन नॉर्मल है, एक अफेक्टेड। जिसके ऊपर एस लिखा है ना, एस का मतलब यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया वाला जीन है। एक को बोल देते हैं हम नॉर्मल से, कि हमारी ये नॉर्मल वाला चेन है। ठीक है, बताओ आ रहा है ये चीज समझ में? कंफ्यूज है? अब इसका क्रॉस देखो, क्रॉस कराओ फटाफट से। किसके बीच? फादर और मदर के बीच। HbA, HbS, यहाँ पे लिखो HbA, HbS, HbA, HbS। अब देखो कितने इंडिविजुअल्स हमारे अफेक्टेड बनेंगे यहाँ पे, चेक करो जल्दी से। ओनली 1 अफेक्टेड होगा, एक नॉर्मल होगा, 2 कैरियर होंगे। BS मैम 1 अफेक्टेड, 2 कैरियर एंड 1 नॉर्मल। ये हमारा नॉर्मल है ना, यस मैम। और ये हमारा अफेक्टेड इंडिविजुअल कितने मिलते हैं सिर्फ यहाँ पे? 25। मेल और फीमेल नहीं लिया, मेल और फीमेल नहीं लिया हमने, सिर्फ अफेक्टेड। मतलब फादर और मदर के जितने भी ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, उन ऑफस्प्रिंग में, हर एक ऑफस्प्रिंग में 25% पॉसिबिलिटी होगी कि अफेक्टेड बन सकता है। अब फादर भी देखो हमारे अफेक्टेड नहीं है यहाँ पे, नहीं मदर अफेक्टेड है, लेकिन उनके पास एक जीन है जो अफेक्टेड है। अब अच्छा ये बताओ, क्या फादर और मदर अपनी नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर सकते हैं जबकि उनके पास हीमोग्लोबिन का जो एक चेन है वो अफेक्टेड है? नो मैम, नहीं कर सकते ना। सपोज करो ये ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत, मतलब हाई पे चले गए, ट्रैकिंग करने चले गए, तो वहां पे इनको प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी?
क्योंकि Yes, ma'am. ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी तो इनके जो हीमोग्लोबिन की चेन है एक तो अफेक्टेड ही है, और एक ही हीमोग्लोबिन की जो बीटा ग्लोबिन चेन है वो वर्क कर रही है तो प्रॉपर अमाउंट ऑक्सीजन नहीं ट्रांसपोर्ट कर पाएगी। ये होगा यहाँ पे। एंड इंडिविजुअल्स हमारे होंगे 25% अफेक्टेड। एंड ये जो इंसान है क्या ये कभी सरवाइव कर पाएगा, मतलब जो इनका न्यू बॉर्न बेबी है सरवाइव कर पाएगा? नो मैम। नो मैम। No, ma'am. एंड इसी को हम प्लियोट्रॉपी भी बोलते हैं। प्लियोट्रॉपी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, क्या होता है प्लियोट्रॉपी? मैम जब एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती है। वेरी गुड, वन जीन अफेक्टिंग मोर देन वन कैरेक्टर। अब यहाँ पे कौन कौन से कैरेक्टर्स को अफेक्ट कर रहे हैं? मैम लीवर डैमेज हो जाता है, पुअर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। मतलब देखो हमारी हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है उसको तो अफेक्ट कर ही रहा है, उसके साथ साथ आरबीसी की शेप भी बिगड़ रही है। अब आरबीसी की शेप नहीं होगी तो प्रॉपर हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो भाई रेस्पिरेटरी वाली प्रॉब्लम्स होगी, मतलब फाइनली डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है ये। मैम जो ये हमारा अफेक्टेड है सिर्फ यही नहीं सरवाइव कर पाएगा ना, बाकी तो करेंगे? हाँ बाकी तो सरवाइव करेंगे, ये वाला सरवाइव नहीं कर पाएगा बिल्कुल भी। जैसे कि देखो ना पहले हमारा जो सिकल सेल से हीमोफीलिया वाला था, तो हीमोफीलिया वाला जो इंसान है क्या वो कभी सरवाइव कर पाएगा? नो नो मैम। No, ma'am. मैम जो यहाँ पे कैरियर है वो कैसे सर्वाइव कर रहा है, मैम समझ में नहीं आया। कहाँ पे कैरियर, हीमोफीलिया में या फिर यहाँ पे? यहीं पे ही सिकल सेल नहीं है। सिकल सेल में आप देखो ना, मैंने आपको बताया जो हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर दो तो अल्फा चेन्स होती हैं, दो बीटा चेन्स होती हैं। अल्फा चेन से अभी हमें कोई लेना देना नहीं है, दो बीटा चेन में से एक ही बीटा चेन अफेक्ट हो गया। जैसे अभी वो मैंने मोबाइल वाला एग्जांपल दिया, दो मोबाइल फोन थे, दो में से एक खराब हो गया, दूसरे वाला ऑप्शन है ना अभी काम चलाने के लिए। Yes, ma'am. चीज है हमारा, यहाँ पे दो बीटा चेन्स होती है तो दो बीटा चेन्स में से आपकी एक चेन अफेक्ट हुई है। एक सेकेंड आई थिंक हमारी स्लाइड डिलीट हो गई, सॉरी बच्चों स्लाइड डिलीट। मैम मैंने तो नोट कर लिया साथ साथ। मैम मैंने भी। नोट कर लिया, Yes, ma'am. कोई बात नहीं मैं आप लोगों का ना नोट शेयर करती हूँ। चलो सिकल सेल वाला हमारा डन हुआ। सिकल सेल के बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फिनाइल कीटोनुरिया। फटाफट सभी पढ़ लेता है, नहीं तो हमें क्वेश्चंस करने के लिए अंडू नहीं हो सकता क्या? मेंटेलियन ही पढ़ रहे हैं ना? अंडू नहीं हो सकता है। बस मुझे ये पूछना था, जैसे इसमें HbA और HbS वाली कंडीशन है तो कैरियर में मैम जैसे HbS भी आ रहा है तो मैम उसमें वो कंडीशन दिखी या नहीं, या फिर थोड़े बहुत सिम्टम दिखे या नहीं? HbA और HbS उसको साइड इफेक्ट कैरियर में के सिम्टम्स दिखेंगे। अगर HbS है मतलब एक बीटा ग्लोबिन चेन तो हमारी बिल्कुल नॉर्मल है, एक अफेक्टेड है, तो उसको सिम्टम्स ये दिखेंगे कि उसको बहुत जल्दी ना थकान हो जाएगी। सबसे पहली चीज है ना, कोई भी थोड़ा सा भी काम किया थकान बहुत जल्दी होगी। कोई हाई एल्टीट्यूड पे जा रहा है या फिर ट्रैकिंग कर रहा है, रनिंग कर रहा है, तो रनिंग करते टाइम उसको बहुत ज्यादा ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने लग जाएंगी। इस टाइप के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। मतलब इतना ज्यादा लीथल नहीं होता है कि बिल्कुल डेथ ही करा देगा, डेथ नहीं कराएगा, डेथ तो बहुत ही ज्यादा रेयर होती है। अगर वो ऐसी कंडीशन में आ जाए तो बहुत ज्यादा सफोकेटिंग कंडीशन में अगर वो रह रहा है उस केस में हो सकता है प्रॉब्लम से, क्योंकि एक चेन हमारी वर्क कर रही है ना प्रॉपरली। अब एक चेन प्रॉपरली वर्क कर रही है तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रही है। एक ही हमारी बीटा ग्लोबिन चेन अफेक्ट हुई है यहाँ पे। यस मैम। देखो श्रुति क्या बोले, शायद मुझे सिकल सेल एनीमिया है फिर। थोड़ी जल्दी थक जाती हूँ। तो मैम ज्यादातर फैट की वजह से भी हो जाता है शायद ऐसा। हाँ फैट की वजह से भी होता है थकना, इन द सेंस मतलब आप लोग एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते ना इसलिए हो जाता है। एंड बहुत सारी चीजें हैबिचुअल भी होती हैं। आप डेली जो लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं, डेली काम करते हैं, वो उतनी ज्यादा जल्दी नहीं थकते एज कम्पेयर टू दोज पर्सन जो सारा दिन बेड पे लेटे रहते हैं। अगर आप सारा दिन बेड पे लेटने वाले हो और कोई आपको बोल दे कि ना जितना काम कर रहे हो मम्मी करती है उतना काम करो बैठ के, तो एक ही दिन में ना आप लोगों को ये लगेगा मम्मी कितना काम करती है घर पे। यस मैम। Yes, ma'am. एक ही दिन मम्मी कहीं पे घर से चली जाए ना तो ऐसा लगता है ना यार इतना काम, मतलब मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मतलब सेम मेरे साथ भी होता है चीज। मुझे बिल्कुल हैबिट नहीं है आज ही गई थी। काम करने की, मैं नहीं कर पाती, मतलब मैं मम्मी को जाने ही नहीं देती कहीं पे भी, कहीं मत जाओ मुझसे नहीं होगा काम। मेरी मम्मी आज ही गई थी। हाँ जी क्या बोल रहे हो?
देखो फिनाइल कीटोन्यूरिया का जीन बताओ जल्दी से, कौन से क्रोमोसोम पे आता है? 11 क्रोमोसोम नंबर अल्फा 6 था फिनाइल 12 फटाफट बोला करो बच्चों, 12 नंबर पे होता है। अब फिनाइल कीटोन्यूरिया के अंदर क्या होता है? एक एंजाइम होता है जो हमारा एक 12 नंबर वाला क्रोमोसोम है ना, इस 12 नंबर वाले क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन प्रेजेंट होता है, जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है कौन सा एंजाइम बनाने के लिए? फिनाइल एनालाइन हाइड्रोक्सिलेज हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल, मतलब ये एंजाइम बनाता है कौन सा जीन? जो क्रोमोसोम नंबर 12 के ऊपर है। अब इस एंजाइम का काम क्या होता है? फिनाइल ये फिनाइल फिनाइल पायरुवेट बनाता है। अगर हमारी बॉडी में एंजाइम नहीं है तो ये कन्वर्जन रुक जाएगा। अगर ये कन्वर्जन रुक जाएगा तो फिनाइल एलेनिन क्या होगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो एक्यूमुलेट हो जाएगा फिनाइल पायरुविक एसिड में। टिश्यूज के अंदर। और जैसे ये टिश्यूज के अंदर एक्यूमुलेट होता है, किस फॉर्म में एक्यूमुलेट होता है ये? फिनाइल पायरुविक एसिड। फिनाइल पायरुविक एसिड पायरुविक एसिड की फॉर्म में ये आपका एक्यूमुलेट हो जाता है। अब ये सिम्टम्स कब दिखाई देंगे? इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं फिनाइल पायरुविक एसिड आपका एक्सक्रीट आउट होने लग जाता है, कहाँ पे? इन यूरिन। यूरिन। अब इसका सिम्टम्स क्या होंगे? मेंटल रिटार्डेशन। किडनी की फंक्शनिंग जो होगी वो अफेक्ट होगी। यस। जो आपके हेयर्स हैं वो भी बहुत लाइट हो जाएंगे और स्किन पिगमेंट भी लेस हो जाएगा। पिगमेंटेशन हो जाएगा। जनरली ये दो सिम्टम्स नजर आता है, मेंटल रिटार्डेशन और स्किन पिगमेंटेशन और लाइट हेयर्स। फिनाइल कीटोन बॉडीज का यूरिन में आना तो नेम पड़ा फिनाइल कीटोनुरिया, राइट। फिनाइल एक्सिस फिनाइल पायरुवेट कीटोन बॉडीज। बच्चा आप लोग ऑलरेडी पढ़ ही चुके हो, फिर पढ़ाने की जरूरत क्या है वैसे आप लोगों को? नेक्स्ट बताओ। इतना डिटेल में नहीं पढ़ा है मैम क्लियर हो जाता है ना? हाँ ये तो है। यस मैम, इतने आप डिटेल में भी पढ़ाते हो? थैलेसीमिया। यस मैम। थैलेसीमिया बताओ जल्दी जल्दी से। थैलेसीमिया मैम बैक स्लाइड करना। क्रोमोसोम 11 पे होता है। सबसे पहली चीज, कोई भी डिसीज पढ़ोगे किस टाइप की डिसीज है, कौन से क्रोमोसोम नंबर पे होती है? मैम ऑटोसोमल रिसेसिव एंड क्रोमोसोम ऑटोसोमल रिसेसिव। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है। कैसे बता रहे हैं कि यहाँ पे मैम लिख रहे हैं, वही बोल रहे हैं। सुनो बच्चों, सुनो। कर रहा ये पापा इतनी कॉले मार रहे हैं भाई। मैं तो भाई को बोलो नीचे से, मम्मी आप आयुषी म्यूट कर लो। आयुषी हम क्वांटिटेटिव मैम यहाँ पे क्वांटिटेटिव मतलब क्या है? ब्लड देखो बता। क्वांटिटी में होना। अभी लास्टली मैंने एक आपको क्वालिटेटिव ब्लड डिसऑर्डर दिखाया था हीमोफीलिया में। मतलब क्वालिटेटिव ब्लड की क्वालिटी चेंज हुई है ना? क्लोटिंग नहीं हो पा रही तो ब्लड की क्वालिटी है ना? यस मैम। यस। थैलेसीमिया के अंदर क्या लिखा है? क्वांटिटेटिव। मतलब हमारा जो ब्लड के अंदर जो आरबीसी है वहां पे तो आरबीसी की क्वालिटी चेंज हुई थी, यहाँ पे आरबीसी की क्वांटिटी चेंज होगी। एग्जैक्टली। लिखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? लो आरबीसी काउंट हो जाएगा। है समझ में? बहुत डिफरेंस आता है इन दोनों में, हीमोफीलिया और हमारा थैलेसीमिया। नाम भी सेम सेम है, फीलिया थैलेसीमिया। यहाँ पे देखो क्या होता है, वहां पे हीमोग्लोबिन का बीटा ग्लोबिन चेन अफेक्ट हो रही थी। यहाँ पे जो हमारा हीमोग्लोबिन, हमेशा ना जब भी मैं बताती हूँ समझाते टाइम लिखती हूँ, हमेशा स्पेलिंग गड़बड़ करती हूँ। हीमोग्लोबिन, तो बच्चों देखो यहाँ पे हीमोग्लोबिन के अंदर आपकी 3 की बना दिया, 2 है ना, 2 ही लिखता है।
यहाँ पे क्या होता है, एक अल्फा चेन बताया था और एक बीटा चेन बताया था। अल्फा चेन भी हमारे पास 2 अल्फा चेन होती है, उसको चलो मैं लिख रही हूँ HB1 और HB2, मतलब अल्फा 1 और अल्फा 2, इसको भी समझ लो HB1 और HB2, ऐसे 4 होती है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, अब हीमोग्लोबिन में यहाँ पे क्या होता है, रेसेसिव क्वांटिटी ऑफ ब्लड डिसऑर्डर। हाँ दोबारा बोलो, कुछ बोल रहे हो? किसी का कोई डाउट है, कोई ऐसे ही बोल रहा है? मैम सिकल सेल एनीमिया भी क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। सिकल सेल एनीमिया में भी, हाँ वो भी हमारा क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है, क्योंकि उसके अंदर भी हम क्या करा रहे हैं, बीटा ग्लोबिन चेन हमारी इफेक्ट होती है। ओके, इसकी शेप। चलो देखो, मैं यहाँ पे क्या बता रही थी आपको, एक चीज याद रखनी है बच्चों, जो हमारा थैलेसीमिया है ना, थैलेसीमिया भी 2 टाइप का हो सकता है, थैलेसीमिया अल्फा, थैलेसीमिया बीटा। क्योंकि देखो पहले जब हम करा रहे थे वहां पे सिर्फ बीटा चेन को अफेक्ट करा रहे थे, लेकिन थैलेसीमिया क्या करता है, आपकी अल्फा चेन को भी अफेक्ट कर देता है और बीटा चेन को भी अफेक्ट करता है। अब जो अल्फा चेन को अफेक्ट कर रहा है वो जीन कौन से क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 16, राइट। और जो बीटा चेन को करता है वो क्रोमोसोम नंबर 11। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है यहाँ पे। मैम ये कितना लिखा है क्रोमोसोम HB1 HB2 के नीचे? क्रोमोसोम नंबर 16 और क्रोमोसोम नंबर 11। 16 या अल्फा के नीचे 16 है। ठीक है, इसको एक सेकंड फिर से लिख देते हैं। अब भी क्लियर है? अब देखो नाम क्या होगा, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया के अंदर क्या होगा कि आपका जो हीमोग्लोबिन है, उस हीमोग्लोबिन के अंदर से अल्फा चेन उड़ जाएगी, बचेगी क्या, सिर्फ बीटा ग्लोबिन चेन बचेगी। अब इसको ना ऐसे समझो, जैसे कार होती है ना, कार में 4 पहिए होते हैं, 4 व्हील्स होते हैं, उन 4 व्हील्स में से 2 व्हील्स को उड़ा दो, क्या कार चल पाएगी? नो मैम। ऐसे ही हमारा हीमोग्लोबिन के ऊपर पास 4 व्हील्स हैं, 2 अल्फा के 2 बीटा के। अब यहाँ पे अल्फा थैलेसीमिया में क्या हुआ, मेरे दोनों अल्फा वाले उड़ गए, इसलिए इसको बोलेंगे अल्फा थैलेसीमिया। नो चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब नो अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, कोई अल्फा चेन नहीं है हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा अल्फा थैलेसीमिया में, सिर्फ बीटा चेन प्रेजेंट होगा। सेम अब यहाँ पे बीटा में सोचो, बीटा के अंदर क्या होता है, जो उड़ गए मतलब उड़ गए का मतलब यहाँ पे अफेक्ट हो गए दोनों के दोनों, अल्फा चेन डिस्ट्रॉय हो गई। अब बीटा का ऐसे समझो, बीटा 2 टाइप से होते हैं, एक सेकेंड, बीटा डैश और एक को लिखते हैं हम बीटा 0। बीटा डैश और बीटा 0 का क्या डिफरेंस है यहाँ पे, इसके अंदर क्या हुआ, जैसे हमारा अल्फा थैलेसीमिया के अंदर अल्फा चेन्स नहीं था, अब बीटा थैलेसीमिया के अंदर क्या है, जो मेरी बीटा चेन्स हैं वो अफेक्टेड हुई हैं। लेकिन बीटा डैश के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे बीटा चेन्स होती है नॉर्मल, कुछ नॉर्मल होते हैं, तो यहाँ पे आप लिख लो लेस बीटा चेन्स, कुछ अमाउंट पे बीटा चेन्स बच जाती हैं। जैसे कि ऐसा होगा ना, एग्जांपल आपकी कार में 4 पहिए हैं, हीमोग्लोबिन के पास 4 स्ट्रैंड्स है, 2 अल्फा के 2 बीटा के, तो क्या हुआ वहां से बीटा के आपका ऐसे समझ लो कि चारों के चारों उड़ गए, लेकिन कार में एक एक्स्ट्रा व्हील भी तो लगा के रखता है ना, मतलब 2 अल्फा तो होंगे, आपने 2 अल्फा होंगे। अब हमारे बीटा जो बैक पीछे वाले हैं दोनों के दोनों, उन दोनों के दोनों हम हटा, लेकिन एक एक्स्ट्रा लगा के रखते हैं, तो ये वो एक्स्ट्रा ही है कि यहाँ पे कुछ बीटा चेन्स बच जाती है, इस टाइप से समझो, कुछ बीटा चेन बच, लेकिन जो मेरा बीटा 0 है इसके अंदर कोई बीटा चेन नहीं बचता। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो लेस बीटा चेन वाला है वो ज्यादा सीवियर होगा या फिर नो बीटा चेन वाला ज्यादा सीवियर होगा? मैम एक और बार रिपीट करिए। मैंने ये बोला जो हमारा ये 2 टाइप के बीटा नॉट सीवियर होगा। देखो थैलेसीमिया 2 टाइप का हुआ, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया के अंदर क्या हो जाता है, नो अल्फा चेन, अब कोई अल्फा चेन नहीं है, बची कौन सी, सिर्फ बीटा चेन की एक्सेस में होंगी। अब बीटा के अंदर क्या होता है, बीटा के अंदर 2 कंडीशन आते हैं, बीटा डैश
और बीटा 0। तो बीटा डैश के अंदर क्या होता है, यहाँ पे मेरी 2 अल्फा चेन है, उसके साथ साथ ऐसे समझ लो 2 में से 1 बीटा चेन है यहाँ पे, मतलब लेस बीटा चेन, जितनी नॉर्मली बीटा चेन होनी चाहिए थी उतनी नहीं है यहाँ पे। और बीटा 0 या बीटा नोट भी इसको बोल देते हैं, यहाँ पे नो बीटा चेन, कोई भी हमारी बीटा चेन नहीं है। तो सीरियल कौन होगा ज्यादा, जिसके पास कोई भी बीटा और चेन। बेटा नहीं। और बीटा चेन वाला जीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम नंबर 11, और अल्फा वाला क्रोमोसोम नंबर 63। ये याद रखना है बस आप लोगों को। I'm sure मैम ये स्लाइड एक बार बता दीजिए। यही वाली स्लाइड, यस मैम। देखो मैंने बताया थैलेसीमिया 2 टाइप का हुआ, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। ये तो क्लियर है ना, हीमोग्लोबिन के अंदर 4 चेन होते हैं, 2 अल्फा की चेन, 2 बीटा की चेन। यस मैम। ठीक है। अब अल्फा थैलेसीमिया हम उस थैलेसीमिया को बोलेंगे जिसमें हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर अल्फा चेन नहीं है कोई भी, सिर्फ और सिर्फ कौन सी चेन है, बीटा चेन है, बीटा चेन। अल्फा चेन नहीं है, उसको अल्फा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया के अंदर क्या है कि हमारी बीटा थैलेसीमिया चेन नहीं है, लेकिन बीटा के अंदर भी 2 कंडीशन है, बीटा डैश और बीटा नोट। बीटा डैश में क्या है कि बीटा चेन है लेकिन कम अमाउंट में है, कम अमाउंट, जितना नॉर्मल होनी चाहिए नॉर्मल से कम है। और बीटा नोट वाली कंडीशन में क्या हो रहा है, सारी बीटा चेन से जुड़ जाती है। हमें एक बीटा डैश है, दूसरा बीटा 0 है। हाँ, बीटा 0 बोल रहे, बीटा नोट बोल रहे उसको। ओके मैम। तो सीरियल कौन होगा, जिसके पास कोई भी बीटा चेन नहीं है वही होगा ना सीरियल। यस मैम। तो हम ये कह सकते हैं कि थैलेसीमिया 3 टाइप का होता है। हाँ, 3 टाइप का बोल लो, अल्फा, बीटा डैश और बीटा नोट। मैंने बीटा को ही 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। वैसे होने को एक और चेन भी होती है हमारी, एक गामा चेन भी है, बस उसमें से कभी क्वेश्चन नहीं आता। वैसे मेन अल्फा और बीटा ही होती है ना मेन चेन, तो हाँ, मेन चेन अल्फा और बीटा ही होती है। अल्फा में ऐसा नहीं होता कि अल्फा नॉट या अल्फा। नहीं नहीं, इसके अंदर नहीं, अगर इसके अंदर जाएंगे तो सारी अल्फा चेन जाएंगी। हम तो इसके अपने 2 अलग क्यों लिखा था, 1 और 2 करके। कहाँ पे लिखा था 1 और 2? ये मैंने इसलिए लिखा था कि 2 अल्फा चेन होती है, 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन, हीमोग्लोबिन में नहीं होती। ओके मैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारी सिस्टिक फाइब्रोसिस। मैम हाँ जी, मैम जैसे अल्फा थैलेसीमिया में जैसे बताया अल्फा चेन्स तो बचती नहीं है, बट मैम इसमें हमें अगर पेपर में पूछने को आ गया तो हम इसमें इसकी जीन भी बतानी पड़ेगी हमें। हाँ, अगर क्वेश्चन आ गया कि अल्फा थैलेसीमिया का जो जीन है वो कौन से क्रोमोसोम के ऊपर होता है, तो आप क्रोमोसोम नंबर 16 लिखोगे। और अगर बीटा थैलेसीमिया का पूछो, बिकॉज थैलेसीमिया ही 2 टाइप का हुआ है, अल्फा और बीटा। अल्फा के अंदर अल्फा चेन नहीं है, बीटा के अंदर बीटा चेन नहीं है, बस बीटा चेन अगर कम अमाउंट में है, कुछ बची है बीटा चेन थोड़ी सी, तो उसको बीटा डैश बोल देगा, बिल्कुल भी नहीं बची तो बीटा नोट बोल दो। ओके मैम। सिस्टिक फाइब्रोसिस का बताओ जल्दी से, कौन से क्रोमोसोम नंबर के पे प्रेजेंट होता है? 11 बेटा अल्कासिस, अल्कासिस 37 ट्रिक बताने के बाद भी। और ये क्या है हमारा? ऑटोसोमल रिसेसिव। मैम एक बार वो जो ट्रिक बताइए वो आप दोबारा बता दो। वो ट्रिक थी अल्कासिस, अल्कासिस, सिक SIC, सिक बीमार था, फिनाइल पीने से, अल्का एल्केप्टोनूरिया, सिस सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिक SIC के सिक, सिकल सेल एनीमिया था, थैलेसीमिया, फिनाइल फिनाइल कीटोनूरिया। और क्रोमोसोम नंबर सेम सीरीज ही रखना इसको, अल्कासिस 3, 7, 11, 11, 12। ठीक है, इसको लिख लो अपने पास, लिखोगे याद रहेगा। देखो सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर क्या होता है, 3 सिम्टम्स याद रख लो बस, इसके अलावा कुछ नहीं। सबसे पहला जो स्वेट आता है ना, पसीना आता है, वो बहुत ज्यादा सॉल्टी आता है, एक्सेसिव सॉल्टी स्वेट। नेक्स्ट, इसके अंदर क्या हो जाता है, कुछ सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, सिस्ट फॉर्मेशन हो जाएगा कहाँ कहाँ पे, आपके लंग्स के अंदर और पैनक्रियास के अंदर। थर्ड,
इसके अंदर हमारे लंग्स डैमेज हो जाते हैं। बस इसके ऊपर आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिर्फ क्वेश्चन आया है किस टाइप की डिसीज है और क्रोमोसोम नंबर, कौन से क्रोमोसोम के ऊपर इसका जीन प्रेजेंट होता है। मैम हाँ नो मैम, अब स्क्रीन दिख गई ना, मैं पूछ रही थी। ओके तो देखो हमारी सारी होगी अल्का, एल्केप्टोन्यूरिया हमने पढ़ लिया ना एल्केप्टोन्यूरिया। यस मैम। सिस्टिक फाइब्रोसिस पढ़ लिया, फिर सिकल सेल एनीमिया पढ़ लिया था, थैलेसीमिया पढ़ लिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया पढ़ लिया। अब हम आएंगे अपनी केटीडी पे, के फॉर क्लाइनफिल्टर, टी फॉर टर्नर और डी फॉर डाउन हाँ जी मैम अल्केप्टोन्यूरिया तो नहीं पढ़ा? हमने नहीं पढ़ा ना, में पढ़ा था हमने। थैलेसीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, नहीं पढ़ा। अल्केप्टोन्यूरिया नहीं पढ़ा, अल्केप्टोन्यूरिया रह गया, कभी पढ़ेंगे उसको, नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तक करो आप। बच्चे मैंने इतने सारे ग्रुप्स में लिंक शेयर किया था, बट क्लास में सिर्फ 66 स्टूडेंट्स हैं, बाकी के स्टूडेंट्स का है, उनको नहीं पढ़ना है क्या टॉपिक, उनको आता है सारे टॉपिक्स? मैम हाँ जी, जो आपने ट्रिक बताई थी अल्का वाली, वो हमारी मेंडेलियन डिसऑर्डर में ऑटोसोमल रिसेसिव की थी ना? हाँ वो ऑटोसोमल रिसेसिव की थी, और सेक्स लिंक में सिर्फ 2 एग्जांपल्स हम पढ़ता है, कौन कौन से, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। और सिर्फ जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है वो सिर्फ 3 ही है ना? हाँ वो सिर्फ 3 है, केटीडी। ओके मैम। चलो एल्केप्टोन्यूरिया का लिखो, एल्केप्टोन्यूरिया। एल्केप्टोन्यूरिया के अंदर क्या होता है बच्चों? बताओ। देखो अगर मैं एक नॉर्मल इंसान की बात कर रही हूँ, तो नॉर्मल इंसान के अंदर लीवर के अंदर एक एंजाइम बनता है, होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज। अब ये एंजाइम क्या काम कराता है आपका? ब्रेक डाउन कराता है। किसका ब्रेक डाउन कराता है? जेंटिसिक एसिड को कन्वर्ट कराता है CO2 प्लस वाटर के अंदर। अब सपोज करो हमारा जो जीन है, अगर ये जीन नहीं, मतलब लीवर के अंदर जो एंजाइम लिख लो, जो ये एंजाइम बना रहा है, वो जीन अगर हमारा बॉडी के अंदर ना हो तो क्या एंजाइम बन पाएगा? नो मैम। नहीं बन पाएगा। अब एंजाइम नहीं बनेगा तो इसका मतलब हमारा ये होमोजेंटिसिक एसिड CO2 प्लस वाटर में ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा। यस मैम। नहीं हो पाएगा ना। अब ये क्या होगा फिर हमारी बॉडी के अंदर? एक्यूमुलेट होगा। यस मैम। होगा एक्यूमुलेट। तो इससे पहले एक और डिसीज हमने पढ़ी थी जिसके अंदर भी सेम केस हो रहा था एंजाइम वाला, कौन सा केस था वो? फिनाइलकीटोन्यूरिया के अंदर भी यही होता है, इसके अंदर भी आपका सेम एक ही चीज होती है कि दोनों के अंदर एंजाइम। फिनाइलकीटोन्यूरिया के अंदर कौन सा एंजाइम इफेक्ट हो रहा था हमारा? फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज। ऑनलाइन क्लास चल रही है। यस, और तो यहाँ पे हमारा है होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज। यस राइट। मनोज प्लीज म्यूट कर लो। हाँ जी, न्यूरिया सेम है यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये होमोजेंटिसिक। अब फिनाइलकीटोन्यूरिया के अंदर जो हमें सिम्टम्स था वो कहाँ पे देखने के लिए मिल रहा था? ब्रेन में। सेम इसके अंदर भी वही होगा, ब्लैकनिंग ऑफ यूरिन होगा। ब्लैकनिंग ऑफ यूरिन किसकी वजह से हुआ है? ये होमोजेंटिसिक एसिड की वजह से ब्लैकनिंग ऑफ यूरिन आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। लीवर में अगर एंजाइम ना बनेगी तो उसमें ब्लैकनिंग ऑफ यूरिन हो जाएगा। अगर क्या होगा दोबारा बोलो मैम। मतलब जैसे अभी आपने बताया, अगर ये वाली एंजाइम नहीं बनेगी लीवर के अंदर तो जो ये होमोजेंटिसिक एसिड कन्वर्ट नहीं होगा। अगर ये एंजाइम नहीं बना
तो होमोजेंटेसिक एसिड आपका CO2 वाटर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये होमोजेंटेसिक एसिड यही हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है। इसको डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम नहीं, डायरेक्टली एक्सक्रीट आउट होगा यूरिया के अंदर, होगा या नहीं। अब जैसे ही यूरिया के अंदर एक्सक्रीट होगा तो यूरिया के अंदर एक ब्लैकनिंग दिखाई देगी, और ब्लैकनिंग किसका सिम्टम होती है कि इसके अंदर आपका होमोजेंटेसिक एसिड प्रेजेंट हो सकता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पे। ओके मैम। एंड जनरली ये आपका ब्लैकनिंग ऑफ यूरिन भी दिखाता है, और इसके साथ साथ ये आपका एक्यूमुलेट हो जाता है, जैसे कि आपकी कार्टिलेजेस ऑफ ईयर हो गया, नोज हो गया, इनके अंदर भी आपका एक्यूमुलेट होता है, और इसकी वजह से कुछ कुछ आपको आर्थराइटिस भी देखने के लिए मिलती है, बट थोड़ा माइल्ड में होती है, बट आर्थराइटिस भी इसकी वजह से होती है। आर्थराइटिस फॉर्मूला क्या है? मैम आर्थराइटिस क्या होता है? आर्थराइटिस बोन्स की डिसीज होती है बेटा। अगर बोन्स में आपकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रही है, आपने से एक रिमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत सीवियर होती है आपकी, तो इसके अंदर आपका क्या होता है, बोन्स कैल्शियम डिपॉजिट होने लग जाता है। हाँ जी मैम, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी होता है ना? हाँ, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी होता है। मैम हाँ जी मैम जी डिसीज है आर्थराइटिस, ये कहीं भी हो सकती है ना, ब्रेन में या फिर ये कहीं भी? जॉइंट्स नहीं, जनरली ये जॉइंट्स के अंदर होती है, जहाँ पे भी जॉइंट्स होगा, आपकी एल्बो का जॉइंट हो सकता है, शोल्डर जॉइंट, या फिर आपकी नी जॉइंट का, मेनली जॉइंट्स के अंदर होता है आर्थराइटिस। मैम कार्टिलेजेस ऑफ ईयर और नोज में क्या होता है, अब क्या होगा? ये आपका होमोजेंटेसिक एसिड, ये आपका एक्यूमुलेट होने लग जाता है ईयर और नोज के अंदर भी। ओके बच्चों। मैम हाँ जी, मैम इससे डेथ हो सकती है? इससे डेथ नहीं हो सकती, मतलब इतनी ज्यादा वो नहीं, मतलब बहुत ज्यादा सीवियर डेथ नहीं होगी इससे, बिकॉज ये क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ आपके साइड इफेक्ट्स दिखा रहा है, जैसे कि साइड इफेक्ट आर्थराइटिस से किसी की डेथ थोड़ी ना होती है। आर्थराइटिस एक पेनफुल डिसीज है, पेन होगा उसको जॉइंट में, जैसे कि आपने देखा होगा ओल्ड एज में जब लोग आने लग जाते हैं उनको बोन्स में भी पेन रहता है, जॉइंट्स में पेन रहता है, प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है, तो आर्थराइटिस की तो सिम्टम्स होता है। अभी थोड़ी ना आर्थराइटिस उनको है तो उनके साथ भी प्रॉब्लम आ रही होगी, आर्थराइटिस किसी भी रीजन से हो सकती है, बट इसकी वजह से बिकॉज ये आपके जॉइंट्स में भी एक्यूमुलेट हो जाता है। अब जॉइंट्स में आपका ये एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है तो क्या जॉइंट्स आपके प्रॉपर्ली मूव कर पाएंगे? वो मूव नहीं करेंगे तो वहां पे स्टिफनेस होगी, वहां पे पेन होगा, उसे को आर्थराइटिस बोल देंगे। इसके अलावा कैल्शियम और किस किस डिसीज में डिपॉजिट हो पाता है? कैल्शियम की बात कर रहे हो ना, लेसी एसिड की? कैल्शियम कहाँ कहाँ पे होता है? हमारे बोन्स के अंदर होता है, हमारे टीथ के अंदर होता है, इसके अलावा कहाँ पे होता है? मैंने क्योंकि एक सिविल केस देखा है जिसके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है ब्रेन के अंदर। ब्रेन के अंदर, बिकॉज ब्रेन के अंदर भी तो बोन्स है ना हमारी, वहां पे हो सकता है, जहाँ पे भी बोन्स है वहां पे हो सकता है आपका आर्थराइटिस। लेकिन ये जो आर्थराइटिस होता है क्यूरेबल भी होता है? ये क्यूरेबल होता है, बट इतनी जल्दी क्यूरेबल नहीं होता है, बिकॉज आपने सुना ओल्ड एज में जनरली सभी को प्रॉब्लम रहती है, बोन्स की प्रॉब्लम है, चलने में प्रॉब्लम हो रही है, नी में सबसे ज्यादा आती है वाली चीज, बिकॉज हमारा जो पूरा बॉडी वेट है वो हमारे नी के जो जॉइंट्स है उन्होंने ही तो होल्ड करके रखा हुआ है। तो जैसे जैसे हमारा एज आएगी तो एज में क्या होता है, सबसे पहले जो नी के जॉइंट्स होते हैं ना वो वीक होने लग जाता है। अगर मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, इसके लिए आपका क्यूरेबल में ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसी मेडिसिन यहाँ पे यूज कर सकते हैं जिसकी वजह से होमोजेंटेसिक एसिड जॉइंट्स में एक्यूमुलेट हुआ है उसको वहां से रिलीज अगर करा सकते हैं, ऐसी डिसीज का यूज करें, बिकॉज जैसे ही अगर ये रिलीज हो गया आपका वहां से तो फिर आपकी प्रॉब्लम नॉर्मल हो जाएगी, आर्थराइटिस नहीं होगा। फिर आर्थराइटिस का मतलब ही ये होता है, आर्थराइटिस का मतलब अगर आपकी जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, जॉइंट प्रॉपर मूव नहीं कर पा रहे, उसको आर्थराइटिस बोलते हैं। बताओ बच्चों, आया समझ में? यस ओके चलो अब हम पढ़ लेते हैं अपने पहले कौन से डिसऑर्डर्स रह गए हमारे। क्रोमोसोमल में सबसे पहला डिसऑर्डर KTD, K फॉर अब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या कंडीशन देखते थे हम? 47 हो जाता था। 47 हो जाता था।
प्लस XX, Y, ये कंडीशन। तो बोलते हैं हमारा 47। ए क्या है हमारे यहाँ पे? राइट। अच्छा, आप लोगों ने वो वाला कंसेप्ट पढ़ा बार बॉडी वाला बच्चों? उसमें म्यूटेशन वाली वीडियो देखी होगी ना आपको यूट्यूब पे, उसमें बार बॉडी वाला कंसेप्ट पढ़ा? क्या थी बार बॉडीज? अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं यहाँ पे कितनी बार बॉडीज बनेंगी? पढ़ा नहीं ना? देखो मैं बताती हूँ बार बॉडी का मतलब क्या होता है। जैसे कि फीमेल के पास XX होता है, मेल के पास XY होता है। तो जब फ्यूजन कराता है ना, तो फ्यूजन कराने में फीमेल्स का सिर्फ एक X क्रोमोसोम जाता है। फीमेल से एक X जाएगा, अगर मेल से दूसरा X आ गया है, मतलब मेल से भी X आ गया, तो हमारी यहाँ पे बन जाएगी फीमेल, फीमेल का XX। और यहाँ पे अगर मेल से Y आ गया तो हमारा बन जाएगा सन। तो ये जो एक X क्रोमोसोम होता है ना, ये एक X क्रोमोसोम आपका हमेशा हेट्रोक्रोमेटिन की फॉर्म में रहता है। अब हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है वो भी नहीं आपको पता होगा। अब जब आपने डीएनए की पैकेजिंग पढ़ा होगा, डीएनए की पैकेजिंग में दो कंसेप्ट होते हैं। डीएनए की जब हम पैकिंग कराते हैं तो पैकिंग कराते हैं उसको क्रोमेटिक मटेरियल में कन्वर्ट कराता है डायरेक्ट, फिर क्रोमेटिक मटेरियल से हम क्रोमोसोम बनाते हैं। तो जब हम पैकिंग करा रहे हैं, अगर हम पैकिंग उसकी बहुत ज्यादा टाइटली कराते, डीएनए को बहुत ज्यादा टाइट कराते, तो ज्यादा टाइट वाला डीएनए, टाइटली पैक्ड डीएनए को हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, और लूजली पैक्ड को बोलते हैं यूक्रोमेटिन। तो हम क्या करते हैं, जो ये एक्स क्रोमोसोम बनाते हैं ना फीमेल्स के अंदर, एक एक्स क्रोमोसोम को तो बहुत ज्यादा टाइटली पैक करा देते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम को नॉर्मल रखते हैं। अब जब हम किसी भी डीएनए को, किसी भी जेनेटिक मटेरियल को बहुत ज्यादा टाइटली पैक करा देते हैं, वो इनएक्टिव हो जाता है। तो इसका मतलब हमेशा क्या होगा, फीमेल्स के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव रहेगा, हमेशा हमेशा इनएक्टिव रहेगा। इसी इनएक्टिव क्रोमोसोम को हम बोल देते हैं बार बॉडी। अब जो यहाँ पे एम्नियोसेंटेसिस किया जाता है ना, एम्नियोसेंटेसिस का मतलब फीटस जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होता है फीटस, उसका सेक्स डिटरमाइन अगर कराया जा रहा है, तो सेक्स डिटरमाइन कराने के लिए क्या चेक किया जाता है, यही बार बॉडीज चेक की जाती है। अगर उस फीटस की सेल्स के अंदर आपको बार बॉडीज देखने के लिए मिल रही है, तो इट मीन्स वो फीटस आपकी बेबी गर्ल है। लेकिन अगर कोई बार बॉडी आपको नहीं दिख रही है, तो इट मीन्स वो बेबी बॉय है। सिर्फ ये छोटा सा आइडेंटिफिकेशन होता है एम्नियोसेंटेसिस में। और बाकी एम्नियोसेंटेसिस यूज किया जाता है क्रोमोसोम्स के पैटर्न को स्टडी करने के लिए। अब आया समझ में बार बॉडी? तो हमेशा क्या रखना है, अगर फीमेल के पास 3 एक्स क्रोमोसोम है तो कितनी बार बॉडी बनेगी वहां पे? रिपीट हमें तो सिर्फ एक मैम एक बार बार बॉडी के बारे में थोड़ा बता दो। एक ही क्रोमोसोम उसमें, सिंपल एंड सॉर्टेड लैंग्वेज में समझो, जितने भी एक्स क्रोमोसोम है फीमेल्स के पास, उन एक्स क्रोमोसोम्स में एक एक्स क्रोमोसोम को तो छोड़ दो फर्टिलाइजेशन के लिए, बाकी जितने एक्स क्रोमोसोम बचते हैं उन सबकी बार बॉडी बना दी जाती है। ठीक है? यस। तो यहाँ पे कितनी बार बॉडी बनेगी? 2 बार बॉडी। 2 बार बॉडी। और अगर ये वाला कंडीशन हुआ, बेटा कौन से मैच का डिस्कशन चल रहा है आप लोगों का? इंडो पाक। मैम इंडिया पाकिस्तान। अच्छा, अगर इंडिया पाकिस्तान जीत गई, क्या आपको नीट क्लियर करा पाएगी वो? क्या आप क्लास में भी मतलब मैच पे डिस्कशन किए जा रहे हो? मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इतने बॉयज लोग हैं ये। देखो श्रुति भी बोल रही है, रिजल्ट बता देना मैच का, जो लोग देखोगे। जितने भी मैच देख रहे हैं ना, उनका नीट क्लियर नहीं होगा, देख लेना। मैम हम नहीं देख रहे। अब बस सोच पूछ लेना रही हूँ। कितना ध्यान मैच में है। हम मैसेज में भी ध्यान नहीं दे रहे थे मैम। मैम ऐसे मत बोलिए। क्लास चल रही है और आप लोगों का ध्यान मैच। मैम मगर हम नहीं देख रहे हैं। मैम बहुत देर से मैसेजेस आए जा रहे मैं बस पूछा था, देख नहीं रही मैं। बहुत आराम से आपको सुन रहे थे। चलो Yes, ma'am. चलो, कोई बात नहीं, पढ़ो। आप इसके सिम्टम्स बताओ फटाफट से। जितने बच्चे मैच देख रहे हैं सारे के सारे बताओ सिम्टम्स। जितने बच्चे मैच देख रहे हैं वो सारे सिम्टम्स बताओ। मैम अब कोई मैच नहीं दिख रहा। अरे सिम्टम्स तो बताओ। सभी ने कंप्लीट मेल की फीमेल एक अपीयरेंस हो जाती है। राधिका बताओ।
यस मैम, मैं बताऊँ मैम? हाँ बताओ। मैम इस डिसीज के अंदर है ना, जो 47 हो जाता है कैरियोटाइप, इसका XXY हो जाता है इसमें। और फिर इस सिम्टम के अंदर है ना, जो अच्छा चलो, मैस्कुलाइन इसको छोड़ो, पहले ये डेवलपमेंट बताओ ये डिसीज मेल में होगी, मतलब ये जो यहाँ पे इंडिविजुअल ये पैटर्न दिखा है, ये मेल का है या फीमेल का है? मैम फेमिनिन डेवलपमेंट होगा। क्रोमोसोम एक्स्ट्रा गया है, बाकी वाई मेल के अंदर होगी जो डिसीज होगी। अरे बाबा, एक सिंपल सा मेल के मैम, फीमेल मेल और मेल बनेगा क्योंकि वाई क्रोमोसोम है। और मेल कैसा होगा यहाँ पे, फर्टाइल होगा स्टेराइल होगा? स्टेराइल होगा। कितनी बार बॉडी होगी इस मेल के पास? अब देखो मेल के पास भी बार बॉडी है यहाँ, मैम एक बार बॉडी। एक तो यहाँ पे स्टेराइल मेल बनेगा विद बार बॉडी, ये याद रखना। चलो फटाफट से। पर बार बॉडी तो फीमेल के लिए ही होती है। हाँ फीमेल्स के अंदर होती है बार बॉडी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारी बनने वाली तो बेचारी फीमेल थी, लेकिन एक वाई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया है। बन रही तो फीमेल थी, XX थी, एक बार बॉडी थी उसके बाद, लेकिन एक वाई क्रोमोसोम, जैसे ही वाई क्रोमोसोम आया मेल वाले कैरेक्टर्स आ गए उसके अंदर, लेकिन वो मेल स्टेराइल नहीं बन पाएगा, सॉरी फर्टाइल नहीं बन पाएगा, स्टेराइल बन जाएगा। टॉल स्टैचर, टॉल स्टैचर क्या होता है? Poor beard, sparse body hair, पुअर ब्रीड ग्रोथ, gynecomastia. What is gynecomastia? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट And what is azoospermia? वॉइस ब्रेक। नो स्पर्म फॉर्मेशन। Low sperm count. Breast development and male. Low sperm count. हो गया? Yes, it's in the X chromosome. चलो next आओ. T4 क्या था बच्चों? टर्नर सिंड्रोम। मैम बैक स्लाइड दिखाना, ये मैम देखो, बैक स्लाइड करना। this one ना, हुआ नहीं बैक स्लाइड अभी? नहीं ये पता नहीं, हो गया देखो। इस पे टॉल स्ट्रक्चर, ये सब टॉल स्टेचर, पुअर बियर्ड। तो है Tall stature, poor beard, sparse body hair, gynecomastia, reduced hair, and azoospermia. मैम एजोस्पर्मिया है इसलिए मैम वो स्टेराइल होगा। हाँ Ma'am. स्टेराइल होगा बिकॉज लो स्पर्म काउंट है, टेस्टिस भी रिड्यूस बन रही हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट है बिकॉज XX क्रोमोसोम बार बॉडी है, इसलिए फीमेल वाले कैरेक्टर तो आएंगे ही। ओके मैम। मैम ये लोग ट्रांसजेंडर में आते हैं। ये लोग ट्रांसजेंडर में हाँ आ सकते हैं। मैम स्टेचर का मतलब क्या बताया था आपने? टॉल स्टेचर का मतलब होता है जब हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है। ओके मैम। मैम पुअर बियर्ड, पुअर बियर्ड मतलब प्रॉपरली बियर्ड नहीं आएगी। पेज 1 कर लो राधिका। हो गया? जो नहीं हो। ओके मैम। चलो नेक्स्ट, टर्नर सिंड्रोम। बताओ टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? 45 प्लस XX नॉट। राधिका आप एक बार वापस से रिजाइन कर लो, आपको आवाज आ जाएगी। टर्नर सिंड्रोम का मतलब था 45 प्लस XO। अब ये बताओ फीमेल बनेगा या मेल बनेगा? फीमेल। फीमेल बनेगा बिकॉज कोई वाई क्रोमोसोम नहीं है, लेकिन फीमेल भी कैसी बनेगी? स्टेराइल। स्टेराइल। तो जितने भी स्टेराइल फीमेल्स के सिम्टम्स होंगे वो सब लिख देना यहाँ पे। और इसको एक और कंडीशन बोलते हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम की कमी हुई है हमारा, मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। 2 होने चाहिए ना सेक्स क्रोमोसोम, एक गायब हो गया तो मोनोसोमी। और जो अभी लास्ट वाली कंडीशन थी एक एक्स्ट्रा आ गया था, इसको क्या बोल सकते हैं? ट्राइसोम। 3 क्रोमोसोम हो गए। चलो
एंड ये कंडीशन तो आपको पता ही है, स्टेराइल फीमेल, फीमेल के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे फीमेल से देखने के लिए मिलेगा शॉर्ट स्ट्रेचर, नेक्स्ट वेब्ड नेक देखने के लिए मिलेगी, और लो पोस्टीरियर हेयरलाइन, पुअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट, Absence of secondary sex characters. Small uterus. no menstrual cycle, Ovaries. rudimentary ovaries। देखो फटाफट से मैम एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए। प्रीवियस स्लाइड, ये देखो। वेब नेक का मतलब क्या है? वेब नेक का मतलब होता है जो छोटी सी नेक होती है, बिल्कुल एकदम पिचकू टाइप से लोग दिखते हैं जो। मैम जैसे जो डाउन सिंड्रोम होता मैम है, रुडिमेंट्री मतलब? रूडिमेंट्री का मतलब होता है प्रॉपर डेवलप्ड ना हो जब कोई, Ma'am. वो चीज। स्ट्रेचुअर मतलब क्या बताया था? स्ट्रेचर का मतलब हाइट, अगर लॉन्ग स्ट्रेचर मतलब ज्यादा हाइट, शॉर्ट मतलब छोटी हाइट। मैम इसमें मोनोसोमी बताया था आपने, फिल्टर में क्या बताया? मैम इसमें मोनोसोमी बताया था और लास्ट वाले लास्ट वाले में ट्राइसोमी, 3 सेक्स क्रोमोसोम से ना। मैम लो पोस्टीरियर हेयर लाइन मतलब? लो पोस्टीरियर हेयर लाइन का मतलब ऐसे समझ लो, जैसे अगर आप अपने बैक साइड से हेयर्स देखोगे तो आपका नीचे के ना हेयर्स का एक प्रॉपर लाइन होती है जहां तक हमारे हेयर्स होते हैं नेक पे, है ना। लेकिन इनके अंदर क्या होता है, टर्नर इनके हेयर्स ना बहुत ज्यादा नीचे तक नेक तक होता है पूरे हेयर्स। हमारे तो एक प्रॉपर जगह तक होता है नेक पे, मतलब अगर आप ईयर के पास देखोगे तो ईयर के जहां तक हमारी ईयर फिनिश हो वहां तक होता है, लेकिन इनके अंदर थोड़ा सा और नीचे तक होता है हेयर लाइन। बैक स्लाइड करना, फोर्थ वाला एग्जांपल देखना है। तो डाइसोमी था। साइने क्या बोल रहे हैं, ये वाला सिंबल ये मेल का सिंबल है। मैम नहीं मैम, फिल्टर में डाइसोमी था। हाँ जी, डाइसोमी फिल्टर। एक एक करके बोलो, समझ नहीं आ रहा है, दोबारा बोलो। मैम 44 प्लस एग्जांपल क्या लिखा है? फोर्थ एग्जाम्पल है गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया का मतलब यहाँ पे ये है ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन मेल। मेल्स के अंदर भी ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है यहाँ पे, बिकॉज 2 एक्स क्रोमोसोम है, बार बॉडी है तो फीमेल वाले कैरेक्टर भी आ रहे हैं, और वाई क्रोमोसोम है तो मेल वाले कैरेक्टर भी आ रहे हैं। मैम जो क्लाइनफेल्टर है वो डाइसोमी होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ट्राइसोमी। ट्राई 3 हो गए ना एक्स क्रोमोसोम्स यहाँ पे, XXY, इसलिए ट्राइसोमी। और अगर सिर्फ एक बचेगा तो उसको बोलेंगे हम मोनोसोमी, और अगर 2 बचेंगे तो नॉर्मली कंडीशन है 2 में, तो XX हो गया तब भी नॉर्मल और XY हुआ तब भी नॉर्मल, तो इसलिए मोनोसोमी ट्राइसोमी 2 कंडीशन देखी जाती है। मैम रेडिमेंट्री ओवरीज मतलब? रूडिमेंट्री ओवरीज का मतलब जब ओवरीज अंडर डेवलप्ड होती है, पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो। हो गया? यस मैम। मैम चलो फाइनली लास्ट वाला लिखा, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है आपका, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 20। आप बताओ ये मेल के अंदर होगा या फीमेल के अंदर होगा? हम दोनों में हो सकता दोनों के अंदर हो सकता है। 21st जो क्रोमोसोम है वो डिसाइड नहीं करता मेल बनेगा फीमेल बनेगा, इसलिए ये डिसीज दोनों के अंदर हो सकती है। अब यहाँ पे सिम्टम्स क्या होंगे, ब्रॉड स्ट्रेचर, फ्लैट फेस, यस, जो फेस होगा बहुत ज्यादा ब्रॉड होगा, स्लैंट आईज होंगी, ब्रॉड palms, partially स्टैचर
या partially open mouth, हाँ पार्शियली ओपन होता है। मेंटल रिटार्ड भी होगा। और यहाँ पे एकदम बिग और रिंकल्ड congenital herd, टंग होती है, जिसकी वजह से ही जो माउथ होता है वो हमेशा पार्शियली ओपन रहता है। मैम स्लैंट आइज का मतलब? स्लैंट आइज का मतलब होता है जो बहुत ना ऐसा होता है ना डार्क सर्कल्स वाली और थोड़ी सी नीचे की साइड झुकी हुई है। आपको इमेज दिखाऊंगी मैं, उसमें आपको समझ में आएगा। और इन जितने भी डाउन सिंड्रोम वाले होते हैं ना, इनको बाय बर्थ हार्ट डिसीज होती है। yes ma'am, कॉन्जेनाइटल हर्ट। ये होता है इनके अंदर। हम लास्ट वाला क्या लिखा है? शो नहीं हो रहा। बाय बर्थ heart disease, heart disease. बाय बर्थ हम लास्ट वाला शो नहीं हो रहा जो आपने बाय लिखा हुआ है। बाय बर्थ डिसीज का मतलब बेटा जब से बेबी फीटस बर्थ हुआ है ना, तभी से बाय बर्थ से उसको हार्ट डिसीज हुई उसके अंदर। आपको बाय बर्थ हार्ट डिसीज। हाँ बाय बर्थ हार्ट डिसीज हो गया ना अभिषु? yes ma'am, लिखिए। यस मैम। अभी जो ये मैंने आप लोगों को ये बताया ना मोनोसोमी ट्राइसोमी, इसको और समझ लो एक बार ये क्या होता है। बच्चों को कोई चैट में कुछ लिख रहा है ना तो बोल के बता देना, बिकॉज बहुत बार मैं चैट दिख नहीं पा रही हूँ आप लोगों की। बुक में 44 प्लस एक्सो लिखा है, 44 प्लस क्या लिखा है आपने? हाँ जी हमें इसमें आपने डाउन सिंड्रोम में बाय बर्थ, उसके बाद क्या लिखा था? बाय बर्थ हार्ट डिसीज, हार्ट की बीमारियां। मैम आप इस चैप्टर की रिकॉर्डिंग शेयर कर देना। कृतिका क्लास में नहीं पढ़ रहे हो क्या? रिकॉर्डिंग चाहिए या क्लास में समझ नहीं आ रहा है? स्प्लाइसिंग पहले होती है बेटा। स्प्लाइसिंग वाले टॉपिक पे अभी क्यों आ रहे हो आप लोग? स्प्लाइसिंग वाला तो काफी पहले डिस्कस किया था अभी मैंने। चलो अब देखो बच्चे, जो हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं ना, ये क्रोमोसोमल। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ना दो टाइप के और भी हो सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन है ये, एनीप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? होता है डिफरेंस। एनीप्लॉइडी का मतलब तो ये होता है कि जब आपका क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज आए, मतलब कोई एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हो जाए या एक क्रोमोसोम डिलीट हो जाए, एडिशन या डिलीशन ऑफ वन या फिर एक से ज्यादा क्रोमोसोम होगा, सिर्फ क्रोमोसोम। लेकिन पॉलीप्लॉइडी के अंदर क्या होता है, पूरा का पूरा क्रोमोसोम का सेट डबल हो जाता है, पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स का सेट डबल होता है। यहाँ पे क्या होता है, एडिशन या फिर डिलीशन ऑफ ए और फ्यू क्रोमोसोम। ए वन ही लिख लो इसको, वन और फ्यू क्रोमोसोम। बट पॉलीप्लॉइडी में होता है कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे कि सपोज करो हमारे एक कंडीशन हम लिखते हैं, कोई 2n है, 3n मैम है। कंप्लीट सेट डिलीट भी हो सकता है और एडिशन भी हो सकता है। हाँ कंप्लीट सेट का एडिशन भी हो सकता है, डिलीशन भी हो सकता है। जैसे कि 2n है, 3n है, 4n है, ये कंडीशन। 2n को आपको पता है हम डिप्लॉइड बोलते हैं, है ना, और 3n हो गया ट्रिप्लॉइड, 4 हो गया तो उसको टेट्राप्लॉइड। टेट्राप्लॉइड। मतलब पूरा का पूरा सेट बढ़ रहा है हमारा, है ना। पहले सिर्फ अगर सपोज करो
n इज इक्वल्स टू 10 था, तो अभी 2n हो गया हमारा, फिर 3n हो गया, 4n हो गया, ऐसे सेट बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर बढ़ते हैं। अब कैसे क्रोमोसोम नंबर बढ़ते हैं, जैसे कि सपोज करो नॉर्मल हमारे पास क्रोमोसोम होता है 2n होता है ना, इसी में ऑटोसोम्स में आगे सेक्स क्रोमोसोम है। 2n इज इक्वल्स टू कितने हुए? 46। तो अगर हम क्या करते 2n में 1 ऐड कर दे, मतलब क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 47 इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? ट्राइसोमी। ट्राइसोमी। अब बच्चे क्या कंफ्यूज होता है, बच्चे ये सोचते हैं कि 2n, मैम ट्राइसोमी एक और बार बताना। देखो यहाँ पे मेरे पास क्रोमोसोम कितने थे? 2n इज इक्वल टू 46, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब मैंने क्या करा दिया, इसके अंदर एक क्रोमोसोम ऐड करा दिया एक्स्ट्रा। अब मैंने एक क्रोमोसोम ऐड कराया तो 46 से कितने हो गए मेरे? 47। अब बच्चे कंफ्यूज क्या होता है कि हमने तो एक क्रोमोसोम ऐड कराया, तो ये तो मोनोसोमी होना चाहिए ना, लेकिन बोलते इसको ट्राइसोमी है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करके लिखते हैं 2n को, ऑटोसोम प्लस ऑटोसोम मतलब 44। अगर मेल होता है तो XX, सॉरी फीमेल होता है तो XX और मेल होता है XY, इसमें एक क्रोमोसोम ऐड कराया तो 3 सेट बन रहा है ना क्रोमोसोम का, 3 क्रोमोसोम का एक सेट बन रहा है, इसलिए ट्राइसोमी इसको हम बोलते हैं। आया समझ में क्यों ट्राइसोमी बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम में ऐड होगा, ऑटोसोमल क्रोमोसोम में नहीं होगा। ऑटोसोमल क्रोमोसोम में भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। मैम जो पॉलीप्लॉइडी ऑटोसोमल में जैसे अभी हमने कंडीशन की थी ट्राइसोमी इन 21st क्रोमोसोम, वहां पे भी हो सकता है। लेकिन मैं कंडीशन वहां पे भी देखो हमने वर्ड क्या यूज किया था, ट्राइसोमी वर्ड यूज किया था, क्योंकि क्रोमोसोम हमेशा पेयर में रहता है, पेयर में रहता है ना। अब उस पेयर के साथ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आके ऐड हुआ है, तो वहां पे हमें 3 क्रोमोसोम दिखेंगे, नहीं दिखेंगे, जहां पे भी क्रोमोसोम ऐड होगा तो वहां पे वो कंडीशन क्या है, ट्राइसोमी बन जाएगी, इसलिए हम उसको बोलते हैं ट्राइसोमी। लेकिन अगर मैं यहाँ से एक क्रोमोसोम माइनस करा दूं तो कितने क्रोमोसोम हो जाएगा? तो 46। किसी भी एक पेयर में से मैंने एक क्रोमोसोम रिमूव करा दिया, तो वहां पे उस जहां से रिमूव करा वहां पे एक क्रोमोसोम बचा सिर्फ, तो इसलिए इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? वेरी गुड। अगर मैंने क्या करा दिया यहाँ पे 2n माइनस 2 करा दिया तो कितने बचेंगे यहाँ पे? 44। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? नलीसोमी, न्यूलीसोमी भी इसको बोल सकते हैं, या फिर न्यूलीसोमिक बोल लो। हमने पूरा और न्यूलोसोमिक बताना। देखो पॉलीप्लॉइडी बता देना एक बार। ये समझो एक बार, 1 2 3 4 5 6, ये देखो हो गया। मैम बैक स्लाइड दिखाना। कौन सी? इससे बैक स्लाइड। इससे बैक, डाउन सिंड्रोम था उसमें। ये वाली नहीं मैम, जो मैम ट्राइसोमी वाली थी। ट्राइसोमी वाली? अरे उसी में आई थी लास्ट स्लाइड पे, आपने देखा नहीं होगा। ये वाली थी ट्राइसोमी, यहाँ पे लिखा था। नहीं मैम जो आप बता रहे थे ना, तो यही समझा रही थी। करवा रही थी। हाँ ये मैम मोनोसोमी और न्यूलोसोमिक बता दो। वही समझा रही हूँ, देखो यहाँ पे ये जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पेयर ये है मेरे पास, एक पेयर ये है, ऐसे मैंने 6 पेयर बना लिए। हमारी बॉडी के अंदर ऐसे 23 पेयर्स होते हैं। अब मैं 23 नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, सिर्फ 6 ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। अगर मैंने एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड कराया तो किसी ना किसी पेयर के पास जाके ऐड होगा या नहीं होगा वो क्रोमोसोम? यस मैम। जिस पेयर के पास ऐड होगा, मतलब जिस नंबर वाले क्रोमोसोम, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो मैं यहाँ पे ये बोल सकती हूँ 6th क्रोमोसोम के अंदर मुझे ट्राइसोमी देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि वहां पे 3 क्रोमोसोम्स हो गए नहीं? तो इसलिए लेकिन अगर मैंने क्या कराया, किसी भी एक पेयर में से एक क्रोमोसोम को हटा दिया, एक क्रोमोसोम हटा दिया मैंने,
तो यहाँ पे मुझे सिर्फ एक क्रोमोसोम देखने के लिए मिल रहा है, तो इसको क्या बोलूंगी मैं? मोनोसोमी। मोनोसोमी। लेकिन अगर मैंने क्या किया, दोनों के दोनों क्रोमोसोम हटा दिए, तो यहाँ पे तो मेरा कोई भी नहीं बचा, इसको क्या बोलेंगे? नलिसोमी। ये है हमारा क्रोमोसोम का पेयर है। पेयर के अंदर एक ऐड कराओगे तो 3 बन रहे हैं वहां पे उस सेट में। जिस नंबर पे हो रहा है उस नंबर के अंदर बोल देना ट्राइसोमी हो रहा है, उस नंबर के अंदर मोनोसोमी और उस नंबर के अंदर न्यूलिसोमी हो रहा है। ये चीज हमारा। मैम जो मैम क्लास में बैंड होगी। ट्राइसोमी एक साथ हो सकता है? मोनोसोमी और ट्राइसोमी मोनोसोमी और ट्राइसोमी एक साथ हो सकता है, लेकिन अलग अलग क्रोमोसोम्स में होगा फिर वो। ओके मैम। मैम अलग अलग क्रोमोसोम में तो फिर सब कुछ साथ में हो सकता है, मोनो, ट्राई, डाई और नेल। किसमें? मैम अगर हम ये देखें कि ये साथ में हो सकते हैं या नहीं, तो ये तीनों चारों चीज साथ में हो सकती है। हाँ, लेकिन क्रोमोसोम्स तो अलग अलग होंगे ना उसमें। हाँ, बस क्रोमोसोम अलग 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 हो सकता है, 6 में अलग, वो सब अलग अलग हो सकता है। तो इसलिए हम नंबर यूज करते हैं। जैसे कि हमने 21 डाउन सिंड्रोम में क्या यूज किया था, 21 क्रोमोसोम में ट्राइसोमी थी। हमने डायरेक्टली ट्राइसोमी नहीं बोला, हमने बोला 21 क्रोमोसोम। जो 21 वाला जो मेरा पेयर है उसके अंदर एक क्रोमोसोम आके ऐड हो गया। यस मैम। मैम जो पॉलीप्लॉइड बता देना। पॉलीप्लॉइडी में क्या है, मेरे पास ये पूरा सेट है कितने क्रोमोसोम्स का? 6 क्रोमोसोम, मतलब 6 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स का। अब अगर पॉलीप्लॉइडी हुई है तो इस पॉलीप्लॉइडी में एक और पूरा सेट ऐसे बन जाएगा, पूरा का पूरा सेट। मैम तो फिर 12 हो जाएंगे या फिर ऐसे हो जाएगा। फिर ये एक जैसे जैसे 3 सेट अगर देखने के लिए मिल रहा है तो ट्रिप्लॉइड, 4 देखने के लिए मिल रहा है टेट्राप्लॉइड, 6 देखने के लिए मिल रहा है हेक्साप्लॉइड, 5 पेंटाप्लॉइड। ऐसे पूरा का पूरा सेट। हमारी बॉडी के अंदर कितना होता है? 2n = 46। मतलब हमारे पास 23 पेयर्स देखने के लिए मिलता है। यस मैम। 23 पेयर। अगर हमारी बॉडी में तो 23 पेयर्स तो हैं, उसके साथ साथ 23 पेयर्स और आ जाएंगे ऐसे ही, तो टोटल कितने पेयर हो जाएंगे? 46 पेयर हो जाएंगे। और 46 पेयर में देखो क्रोमोसोम 46 का डबल कर दो, इतने क्रोमोसोम उसका वेरिएशन आ जाएगा ऐसे तो 92 हो जाएगा। हाँ, तो वही चीज पॉलीप्लॉइड में पूरा सेट डेवलप हो रहा है। जितना नॉर्मल सेट है उस नॉर्मल का डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है, 5 टाइम्स हो रहा है, 6 टाइम्स हो रहा है, वो चीज। मैम जो हर सेल में जिसके अंदर जिस बोलो। मैम जो हर सेल में जो 92 जो क्रोमोसोम होंगे। हाँ, फिर हर सेल में 92 क्रोमोसोम्स होंगे। अभी नॉर्मली में तो हमारे 46 होता है, और जो गैमेट सेल्स है उनके अंदर हम जो हम भी तो जो डिप्लॉयड है, हम सब डिप्लॉयड है। तो हम डिप्लॉयड हैं तो इसका मतलब क्या है, हमारी बॉडी में जितनी भी सोमेटिक सेल्स है सारी सोमेटिक सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स हैं। मैम जो 92 क्यों नहीं? 92 में हम उसको बोलेंगे बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास 23 के 2 पेयर्स प्रेजेंट है, सॉरी 23 पेयर्स में हमारे पास प्रेजेंट है। 2n = 46 है, 2n 46 नॉर्मल कंडीशन है। अगर इसके अंदर एक और सेट बढ़ रहा है हमारा तो उसको 3n बोलेंगे, और 3n हो जाएगा। अच्छा देखो, n = क्या होता है? 23। अगर हम यहाँ पे 3n करा देंगे तो 23 × 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये होगा 69। अगर 3n हुआ तो मतलब 23 23 23 करके ऐसे 3 बार होंगे अगर क्रोमोसोम्स। मैम अगर नलिसोमी किसी के अंदर ऐसी कंडीशन होगी तो मैम उसमें किस तरह कोई सिम्टम देखा जा सकता है? उसके अंदर ये सिम्टम्स होगा, अगर वो डिपेंड करता है कि कौन से क्रोमोसोम में है और फिर उस क्रोमोसोम के ऊपर कौन सा जीन है, जीन के ऊपर होगा। अगर सपोज करो क्रोमोसोम 21 वाले के अंदर ही हो जाए नलिसोमी, तो 21 के ऊपर जितने भी जीन्स है वो सारे काम नहीं हो पाएंगे फिर हमारे। जैसे डाउन सिंड्रोम के अंदर हुआ है 21 में ट्राइसोमी हो गया है तो वहां पे डिसीज। और अगर सपोज करो नलिसोमी 6 क्रोमोसोम्स में हो जाए तो सेक्स क्रोमोसोम में पॉसिबल नहीं है ये चीज, क्योंकि अगर सेक्स क्रोमोसोम में हो गई है कंडीशन तो इसका मतलब वहां पे तो कोई मेल और फीमेल बनेगा ही नहीं,
वहाँ पे तो कोई जाइगोट का ही डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और अगर किसी ऑटोजोम्स के अंदर हुआ है तो ऑटोजोम्स के अंदर वो डिपेंड करेगा कि वहाँ पे कौन सा जीन प्रेजेंट था, उस जीन के अकॉर्डिंग हमारा अफेक्ट होगा। वो हो सकता है क्या सेक्स क्रोमोसोम पे नलीजोम में? सेक्स क्रोमोसोम में नलीसेम बहुत ज्यादा रेयर, और अगर होगा भी तो वहाँ पे बर्थ ही नहीं हो पाएगा किसी इंडिविजुअल का। बिकॉज कोई भी देखो ना, एक्स वाई में से कोई भी क्रोमोसोम है, अब क्रोमोसोम नहीं है सेक्स क्रोमोसोम तो कौन सा जेंडर उसके अंदर डेवलपमेंट होगा? जितने भी एक्स क्रोमोसोम्स और वाई क्रोमोसोम्स के फैक्टर्स हैं, ओवरीज का बनना, टेस्टिस का बनना, बॉडी के अंदर हार्मोन्स का डेवलपमेंट होना, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, तो कोई भी प्रोसेस नहीं हो पाएगा फिर वहाँ पे तो। यस मैम। ये चीज, चलो आप लोगों को क्वेश्चंस दिखा देती हूँ मैं, क्वेश्चंस कैसे आएंगे यहाँ से। किसी को नींद तो नहीं आ रही है? नो मैम नो मैम। जो आपने सिकल सेल एनीमिया में बताया था वो बता दो, वेलाइन और ग्लूटामिक एसिड वाला। अच्छा, वेलाइन और ग्लूटामिक एसिड वाला देखो, वहां पे देखो क्या होता है, जो हमारी बीटा ग्लोबिन चेन होती है ना, बीटा ग्लोबिन चेन के अंदर चेंजेस हो जाता है उसकी 6th पोजीशन पे। नॉर्मल इंसान के अंदर तो होता है ग्लूटामिक एसिड 6th पोजीशन पे बीटा ग्लोबिन चेन की, और जब जीन म्यूटेट हो जाता है वहां पे तो ग्लूटामिक एसिड के साथ जगह पे कौन सा अमाइनो एसिड आ जाता है? वेलाइन। कहाँ गई हमारी स्लाइड? वो ये रही, देखो सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर जो जीन प्रेजेंट है वो अफेक्ट हो रहा है, और क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर जो जीन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन के जो बीटा चेन है वो बनाने के लिए। अब अगर नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल इंसान के अंदर 6th पोजीशन पे बनता है ग्लूटामिक एसिड, मतलब जो उसकी चेन है पूरी पूरी हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन चेन, उस चेन की 6th नंबर पे ग्लूटामिक एसिड होता है। लेकिन अगर उसके अंदर म्यूटेशन हो जाए जीन में तो 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक की जगह वेलाइन आ जाता है, इसलिए यहाँ पे हमारी हीमोग्लोबिन की बीटा चेन अफेक्ट हो रही है। अब बीटा चेन यहाँ पे अफेक्ट हो रही है तो सिम्टम्स क्या देखने के लिए मिलते थे फिर हमें? जो आपकी आरबीसी है, आरबीसी की शेप होती है नॉर्मल बाइकॉनकेव, बाइकॉनकेव से सिकल सेल शेप का आरबीसी आपका बन जाता है। और हमारी आर्टरीज और वेन्स के अंदर से तो बाइकॉनकेव शेप का आरबीसी बहुत इजीली पास हो रहा था, लेकिन सिकल सेल वाला आर्टरीज वेन्स में स्टक हो जाएगा, और अगर वो स्टक हो जाएगा आगे और ब्लड नहीं ट्रांसफर हो पाएगा, वो वहीं पे रुक जाएगा, हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा एक कंडीशन और बताओ आप लोग मेरे को, कहाँ गया हमारा एग्जाम्पल? हीमोफीलिया, हाँ ब्लड क्लॉटिंग वाला जो इंसान है वो कब तक जिंदा रह सकता है? जब तक उसकी बॉडी में ब्लड खत्म ना हो जाए, मतलब कोई कट नहीं लगता। और अगर हम किसी इंसान को सपोज करो उसको कट से प्रिवेंट करे जा रहा है, तो चांसेस किसके ज्यादा हैं कि किसकी एज ज्यादा होगी, मेल या फीमेल की? मतलब मेल और फीमेल किसको हम ज्यादा एज तक प्रिवेंट करा सकते हैं, बचा सकते हैं? मेल को बचा सकते हैं, एग्जैक्टली। क्योंकि सपोज करो मेल को हम बचाए जा रहे हैं, आपका हीमोफीलिया से वो है मतलब अफेक्टेड है पूरी तरीके से, अब मेल को हम बचा सकते हैं लेकिन फीमेल्स को नहीं बचा सकते। क्यों नहीं बचा सकते? क्योंकि फीमेल को सपोज करो हमने 12-13 की एज तक बचा लिया, लेकिन उसके बाद जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हीमोफीलिया का इफेक्ट आता है। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आपका बन जाता है कि हीमोफीलिया के अंदर सर्वाइवल चांसेस मेल के ज्यादा है या फीमेल के ज्यादा है, तो वहां पे वो कंडीशन लगते हैं कि मेल को तो सपोज हमने कट लगाने से बचा लेंगे, लेकिन फीमेल को भी अगर हम कट लगाने से बचा लें, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल को तो नहीं रोक सकता ना। अब जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी तो वहां पे हीमोफीलिया की वजह से उसकी डेथ हो सकती है। ठीक है, मैम हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज भी कह सकते हैं ना फिर? हीमोफीलिया जो पर्सन होगा ना, एक और केस देखो यहाँ पे, हीमोफीलिया में तो क्लोट वाला फैक्टर है, और एक वो जो हमारा सिकल सेल वाला नहीं, एक और कंडीशन थी ना थैलेसीमिया वाली कंडीशन, हाँ हमारा लो आरबीसी काउंट है। तो लो आरबीसी, अच्छा आरबीसी की लाइफ स्पेन कितना होता है? 120 इन वाले इंडिविजुअल्स को हम बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? कि उसका आरबीसी काउंट बहुत कम है, तो हर 120 डेज में उसकी आरबीसी डेड होंगी, तो उसको क्या सजेस्ट किया जाता है कि वो हर 3 मंथ
ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराएं, मतलब ब्लड उसकी बॉडी के अंदर हम लगवाएं। इस वजह से आरबीसी उसको भी हम जिंदा रख सकते हैं, थैलेसीमिया वाले पेशेंट को। मैम तो वो हर 120 दिन बाद वो उसके ब्लड चढ़ेगा? दोबारा बोलो। मैम फिर उसके हर 120 दिन बाद ब्लड चढ़ेगा? हाँ, फिर उसके अंदर ना हर 3 मंथ, वैसे बहुत सारे केसेस टीवी में ना, मूवीज में भी दिखाया जाते हैं ऐसे केसेस जहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इवन मेरे खुद के कांटेक्ट में है एक लड़की ऐसी जिसको हर मंथ्स में ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता है। मैम जो एक्सचेंज हो जाता है जो पूरा क्या क्या दोबारा बोलो। मैम जो एक्सचेंज जो करना पड़ता है जो पूरी बॉडी का ब्लड जो निकाल के फिर वापस पूरी बॉडी का ब्लड एक्सचेंज वाली कंडीशन आई थिंक इसमें आ सकती है हमारी सिकल सेल वाले में। सिकल सेल में या फिर ब्लड क्लॉटिंग वाले में भी तो हम एक्सचेंज वाला यूज कर सकते हैं ना मैम। बट सिकल सेल में तो बोला जाता है अगर एक्सचेंज करते हुए तो फिर वापस वो वापस से जो उसके आरबीसीज बनेंगे वो सिकल सेल की ही बनेंगे। तो वहां पे भी हम ये बोल सकते हैं कि हर 3 मंथ्स में उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे सकते हैं, क्योंकि हमने एक बार उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया तो नॉर्मल ब्लड है, नॉर्मल आरबीसीज है उसकी, वो सर्वाइव करता रहेगा 3 मंथ्स तक। फिर जब उनकी आरबीसीज की लाइफ टाइम फिनिश हो जाएगी फिर से उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमें कराना पड़ेगा, फिर से ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराएंगे, फिर नॉर्मल आरबीसी, बिकॉज उसकी जो अपनी आरबीसीज है जो उसका खुद का बॉडी बना रही है वो तो सिकल सेल की है वो तो कोई काम नहीं कर रही है। लेकिन जो हम उसको बाहर से ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे रहे हैं उसके अंदर तो नॉर्मल आरबीसीज है ना, वो तो नॉर्मली फंक्शन कर रही है। ब्लड क्लॉटिंग पे ब्लड एक्सचेंज करते हैं क्या? ब्लड क्लॉटिंग पे आपका आई डोंट थिंक करना चाहिए, बिकॉज देखो ना यहाँ पे हमारा जो हीमोफीलिया है उसके अंदर फैक्टर नहीं है हमारा, हीमोफीलिया के अंदर ब्लड क्लॉटिंग का फैक्टर यहाँ पे। हाँ, इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं या फिर उसको कुछ ऐसी डिसीज ऐसी मेडिसिन दे सकते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग करा दे, वो हो सकता है। मैम जो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है उसको क्या बोलते थे? अगर ब्लड क्लॉट नहीं हुआ तो मतलब एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा, वहां से उसकी बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा उसको। सबसे ज्यादा सीरियस केस कौन सा होगा अल्फा और बीटा थैलेसीमिया में? थैलेसीमिया का? यस मैम, थैलेसीमिया में थैलेसीमिया में तो बीटा वाला ज्यादा, बीटा नॉट बीटा वाला। चलो क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन से आप लोगों को और क्लियर होगा। मैम मुझे आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। अभी एक सेकंड क्वेश्चन विजिबल करती हूँ, रुको। मैम स्टॉप कर दी स्क्रीन शेयरिंग। अभी मैं बुक शेयर कर रही हूँ ना बच्चों, जहाँ से क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाऊंगी। मैम हम चैप्टर 6 से डाउट पूछ सकते हैं? किससे? चैप्टर 6 से। हाँ जी, कोई से भी चैप्टर से पूछ लो। मैम नेक्स्ट चैप्टर की बात कर रही है जेनेटिक के। पूछ लेना। अभी क्वेश्चन सॉल्व कर लो पहले। मैम टर्नर सिंड्रोम में 44+X होता है ना? टर्नर KTD, टी में क्या होता है हमारे बच्चों बताना। टर्नर सिंड्रोम 45 होता है ना। ट्राइसोमी इन 21st क्रोमोसोम। बेटा तो डाउन सिंड्रोम में होता है। 44 ऑटोसोम होते हैं और एक X वाला 6 होता है। सही। अरे बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन 123, एक सेकेंड। हाँ पहले 123 वाला पढ़ो जरा। 123 से पहले कौन सा है ये पढ़ो। 121 122 नो क्वेश्चन, जल्दी जल्दी से करो। सारे बच्चों का आंसर ना चैट में आना चाहिए। कल की क्लास भी आज ही हो जाएगी। बेटा कल तो आपकी क्लास नहीं है ना जो फोटोन और कैटलिस्ट वाले हैं मेरे पास। मैम मैंने आपको कैटलिस्ट का बताया था कि मैं कैटलिस्ट ग्रुप में ऐड होना चाहती हूँ, तो अभी तक कोई मतलब मैसेज वगैरह कुछ नहीं आया। मैम कल तो 7 बजे ही होगी ना क्लास? बेटा मेरे को भी नहीं पता अभी कल क्लास 7 बजे होगी 6:30 हो गई, बट मैं ट्राई करूंगी। मतलब देखो आप जो आपकी क्लास तो ट्यूसडे में होगी ना मेरे साथ।
यस मैम। हाँ तो ट्यूसडे तक तो मैं आपको मैसेज करके बता दूंगी ग्रुप में किस टाइम हो गया, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा। जहाँ तक है मैं ट्राई करूंगी 7:30 बजे की हो क्लास। ओके मैम। चलो पढ़ो। अ वुमन हैज अ X-linked कंडीशन ऑन वन ऑफ हर X क्रोमोसोम, मतलब उसके एक क्रोमोसोम जो है वो X-linked है, उसका जीन जो अफेक्टेड है। दिस क्रोमोसोम कैन बी इनहेरिटेड बाय, किसके अंदर हो सकता है ये? X-linked डिसीज है, हमेशा क्रिस क्रॉस दिखाएगा, तो हमारी ओनली से हमेशा किस में जाएगा? सन में। 122 वाला करो। आधे बच्चे ने देखो क्लास लीव भी कर चुका है। और अगर बाद में किसी ने बोला ना मैम मैंने नहीं पढ़ा था जेनेटिक डिसऑर्डर, आज आप लोगों के लिए 2 घंटे की क्लास लगाई है मैंने, वो पिटेंगे मुझसे बच्चे जो बाद में बोलेगा कि मैम नहीं पढ़ा हमने जेनेटिक डिसऑर्डर, फिर से पढ़ा दो। एंड ट्यूसडे में टेस्ट है आप लोगों का, याद रखना। जिसके टेस्ट में कम मार्क्स आएंगे ना उसको फोटोन से मैं खुद कैटलिस्ट में ट्रांसफर कराऊंगी। मैम मेरा कैटलिस्ट में आपने नहीं करवाया, मैंने आपसे लास्ट डे बोला था, आपने बोला था कि कोई ईमेल वगैरह आ जाएगी। आपका नाम क्या है? मैम तस्लीमा। तस्लीमा, हाँ बेटा मैंने आपका ना रिक्वेस्ट देखा था, लेकिन वो टीम ने ना ये बोला कि अभी इस वाला संडे का टेस्ट का आपका मार्क्स देके फिर अपग्रेड कर देंगे। एंड राधिका शर्मा, राधिका आपको आपका रिजल्ट मिल गया था ना? नो मैम नहीं मिला। अरे मेल करवाया ट्यूसडे का टेस्ट का टाइमिंग क्लास ही है ना? आया ट्यूसडे का, हाँ टेस्ट का टाइमिंग क्लास वाला टाइम है। राधिका मेल चेक करना बेटा, मैं खुद से मेल कराया था आपका रिजल्ट। बच्चों ट्यूसडे में टेस्ट है। मैं अब क्या करूँ जब नहीं आया मैम, फिर आप बता दो। अच्छा मैं बता दूंगी, चलो रिजल्ट आपका 123 कहीं और पे होगा। 123 124 क्वेश्चंस पढ़ के ये लग रहा है ना कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है। होगा ना किसका? 122 एक सेकंड मैं अभी पढ़ लूं क्वेश्चन क्या है। Thalassemia and sickle cell anemia are caused due to problem in globin molecule synthesis. Select the right one. Both are due to quantitative effect. दोनों के दोनों क्या क्वांटिटेटिव होता है? सिकल में तो क्वालिटी होती है, थैलेसीमिया ग्लोबिन मॉलिक्यूल। सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी नहीं, both are due to qualitative नहीं, डी होगा, हाँ राइट। दिस इज कॉज्ड बाय ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिस्जंक्शन। अब ये बताओ कौन बताएगा? 123 नॉन डिसजंक्शन क्या होता है? नॉन डिस्जंक्शन का मतलब है जो क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाते, क्रोमोसोम अलग अलग नहीं हो पाए तो क्रोमोसोम साथ में आ जाएंगे, साथ में आएंगे तो क्रोमोसोम का काउंट ट्राइसोमी हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। वेरी गुड, डाउन सिंड्रोम। क्योंकि क्लाइनफेल्टर के अंदर तो क्या है? सेक्स क्रोमोसोम के अंदर डिस्जंक्शन, बट यहाँ पे किसका बोल रहे हैं? ऑटोसोमल का बोल रहे हैं। और डाउन सिंड्रोम में 21st क्रोमोसोम आ रहा है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम है। यस मैम। 124 वाला करो। इशिका राइट करो, सही करो अपने आप को। क्लाइनफेल्टर बेटा हमारा किसमें था? XXY, तो वहां पे सेक्स क्रोमोसोम के अंदर नहीं हुआ था डिस्जंक्शन, यहाँ पे ऑटोसोमल का पूछ रहे हैं, इसलिए तो क्वेश्चन आप सही से नहीं पढ़ते हो। If a color blind man marries a woman, ठीक है, कलर ब्लाइंड मैन है, who is homozygous for normal color vision, homozygous है normal color vision के, the probability of their son being color blind is 50 चांसेस होंगे। क्रॉस बना के देखो जल्दी जल्दी से सर। मैं क्रॉस नहीं बना रही बिकॉज मैं थक चुकी हूँ ऑलरेडी। मैम शो नहीं हो रहा 124 क्वेश्चन। ये होगा 0.5। बता दे। अरे दिख रहा है बेटा 124, मेरे मोबाइल पे भी दिख रहा है। मैम 0.5। 123 बता देना। हाँ जी 123 वाला बताना है। यस देखो 123 वाला, a disease caused by an autosomal क्रोमोसोम समझते हो ना? ऑटोसोमल कौन से होते हैं? 44 वाले क्रोमोसोम्स, उनके अंदर नॉन डिसजंक्शन मतलब जब सेपरेट नहीं हो पाते, ऑटोसोमल क्रोमोसोम जब सेपरेट नहीं हो पाए तो कहीं ना कहीं आपको क्रोमोसोम का काउंट ज्यादा दिखेगा,
अब क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के अंदर तो हमें सेक्स क्रोमोसोम में काउंट ज्यादा दिखता है, टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम का काउंट कम होता है, लेकिन यहाँ पे तो नॉन डिसजंक्शन बोल रहे हैं। नॉन डिसजंक्शन क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो तो क्रोमोसोम सारे एक जगह दिखेंगे। सिकल सेल तो क्रोमोसोमल है ही नहीं, तो हमारा बच्चा क्या, डाउन सिंड्रोम, जिसमें आपको बताया था मैंने ट्राइसोमी देखने के लिए मिलते हैं 21st, और 21st वाला जो हमारा पेयर होता है क्रोमोसोम को ऑटोसोमल होता है। ओके मैम। मैम 24 में मैम होमोजाइगस मींस क्या? यहाँ पे होमोजाइगस को नॉर्मल कलर विजन, होमोजाइगस मतलब मैम पता है, बट ये यहाँ पे क्या बोले समझ में नहीं आया। एक कलर ब्लाइंड मैन है, उसने मैरी किया एक नॉर्मल कलर विजन वाली लेडी से, होमोजाइगस मतलब X जीरो होगा। जीरो होगा मैम। जीरो। क्योंकि फीमेल यहाँ पे नहीं है तो एक भी कंडीशन नहीं होगी सर। डॉटर में इनहेरिट हो सकता है। डॉटर कैरियर हो सकती है। यस मैम। लेकिन सन जो है, सन का अफेक्ट होने के लिए सिर्फ क्या चांसेस चाहिए कि हमारी मैन को क्या होना चाहिए, कलर ब्लाइंड होना चाहिए, और वुमन कैरियर होनी चाहिए। कैरियर होना चाहिए। राइट। यस मैम। अच्छा ये बताओ मेरे को बच्चों, ये वाली बुक है ना आप लोगों के पास MTG की? यस मैम। सारे के सारे बच्चों आज का होमवर्क लिख लो। मैम ये वाली बुक नहीं है, कौन सी बुक है? MTG। यस मैम है। MTG में है हमारे क्वेश्चन इस चैप्टर के टोटल 188 क्वेश्चन। तो बच्चों आप लोगों को 100 से लेके 188 मतलब 88 क्वेश्चन सॉल्व करना है सबको। ओके मैम। बेटा जिसके पास PDF है ना वो एक बार ग्रुप में शेयर कर देना है, टेलीग्राम या व्हाट्सएप वाले ग्रुप्स में, तो बाकी सबको मिल जाएगा। 88 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे, तरीका सुन लो। क्वेश्चंस का आंसर कीज आप लोग मुझे लिख के दोगे अपना अपना सब। तो ग्रुप में ना मैम 101 का आंसर A है, B है, 102, 103, 104 ऐसे करके जितने भी स्टूडेंट्स है क्लास में सबका मुझे प्रूफ चाहिए कि आप लोगों ने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, और सिर्फ आंसर कीज नहीं, उसके साथ साथ सोल्यूशन की आपने प्रैक्टिस कहाँ पे, चाहे आप कितना भी रफली करो उसको, लेकिन मुझे आप लोगों का रफली भी चेक करना है कि आप अगर कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो उसकी आप अप्रोच कैसे लगा रहे हो क्वेश्चन की। अगर आप कोई क्रॉस बना रहे हो, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में तो क्या होता है, ऑफलाइन क्लासेस में तो हम सामने देख सकते हैं स्टूडेंट क्या कर रहा है, क्रॉस बना पा रहा है नहीं बना पा, बट ऑनलाइन क्लासेस में ये सबसे नेगेटिव पॉइंट होता है कि हमें पता नहीं लग पाता है कि बच्चे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। एंड सबसे बड़ी चीज टेस्ट में 100% हम आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते कि आप पूरी ईमानदारी के साथ टेस्ट दे रहे होंगे। किस क्वेश्चन की किस क्वेश्चन 100 क्वेश्चन 100 से लेके 188 क्वेश्चन तक। जो क्वेश्चन डायरेक्ट है बिल्कुल उसमें तो ABC लिख सकते हो, लेकिन जो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है उस क्वेश्चन का मुझे सोल्यूशन भी चाहिएगा कि आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हो। ओके मैम कर ओके मैम। PDF हाँ पूरा PDF फॉर्म में मेरे को चाहिएगा आपका। दीजिएगा, मेरे पास बुक नहीं है। हाँ बुक नहीं है, मैं आप लोगों को PDF दे, या फिर जिस स्टूडेंट के पास है वो शेयर कर देना ग्रुप में। आंसर कब तक